मुझे इस दुनिया में आए हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। मेरा नाम वांग हु है और मैं लियोन प्रांत के विशाल ग्रीन बुल पहाड़ों के पास छिपे एक छोटे से गांव अनिल गांव में रहता हूँ। आज ली एर्नियो दौड़ता हुआ मेरे दरवाजे पर आया और चिल्लाने लगा कि शहर से अधिकारी आए हैं। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। दरबार फिर से पत्नियां बांट रहा था। सीमा पर हर 3 साल में ऐसा ही होता है। लियोन प्रांत में जीवन बहुत कठिन है। हम 3 बड़ी ताकतों के ठीक बीच में फंसे हुए हैं, महान कियान राजवंश, उत्तरी राज्य और चांग बर्बर। इसलिए यहाँ युद्ध कभी नहीं रुकता। लोगों को भागने से रोकने के लिए दरबार युवा पुरुषों को पत्नियां देता है, जो ज्यादातर दुश्मन की जमीनों से पकड़ी गई महिलाएं होती हैं। मैं तुरंत उठा और एर्नियो के साथ गांव के पूर्वी छोर की ओर दौड़ पड़ा। पूरा गांव पहले से ही बड़े विलो पेड़ के नीचे इकट्ठा हो चुका था। भीड़ में से निकलते हुए लोग मुझे पुकारने लगे। मैं यहाँ 10 गांवों में सबसे बेहतरीन शिकारी के रूप में मशहूर हूँ। मैं 17 साल की उम्र से ही पहाड़ों में जा रहा हूँ और मैं बाकी सभी के शिकार को मिलाकर भी उससे ज्यादा शिकार घर लाता हूँ। जहाँ ज्यादातर परिवारों के पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ होता है, वहीं मेरे घर में अनाज और सूखा मांस भरा पड़ा है। यही कारण है कि गांव की युवा विधवाएं हमेशा मेरे दरवाजे के सामने से गुजरने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। लेकिन मेरा एक राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे अंदर एक शिकार सिस्टम जागृत हो गया। हर बार जब मैं किसी प्राणी को मारता हूँ तो मुझे ताकत, गति या सहनशक्ति जैसे कुछ अतिरिक्त गुण बिंदु मिलने का मौका मिलता है। अब तक मेरा शरीर किसी भी आम इंसान से बहुत आगे निकल चुका है। मैं अभी नंगे हाथों से किसी बाघ को चीर तो नहीं सकता, लेकिन कोई भी साधारण जानवर मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। इस अराजक दुनिया में यही मेरा असली फायदा है। मैं गांव के बूढ़े मुखिया झाओतियान के बगल में खड़ा था और पहाड़ी दर्रे से हमारी ओर आते सैनिकों और अधिकारियों की एक लंबी कतार को देख रहा था। वे हमेशा से कहीं ज्यादा थे। मुखिया ने अपनी छोटी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बताया, महान कियान ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उत्तरी राज्य के 10 से ज्यादा शहरों को तबाह कर दिया था और लाखों लोगों को बंदी बना लिया था। उन 10 में से 9 महिलाएं थीं। तो इस बार गांव के हर आदमी को अपनी पसंद की औरत चुनने का मौका मिलने वाला था। मुखिया का बेटा शियाओडा, जो एक बड़ा सांवला बदमाश है और हमेशा मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, पहले से ही चौड़े कुल्हों वाली 2 पत्नियों की मांग कर रहा था। मैं बस मुस्कुरा दिया। एर्नियो ने मुझसे सर्दियों से पहले उसे शिकार पर ले जाने के लिए कहा क्योंकि उसके परिवार के पास पर्याप्त खाना नहीं था। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, कुछ दिनों में लड़कों को साथ ले आना और मैं पक्का करूंगा कि वे सब शिकार लेकर ही लौटें। तभी मुख्य अधिकारी वहां आया। वह लंबा और घमंडी था और उसका हाथ अपनी तलवार पर था। उसने शिष्टाचार में समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधा आदेश सुनाया, लियांग प्रांत में 18 से 40 साल के बीच के हर आदमी को 1 महीने के भीतर जिला राजधानी की छावनी में रिपोर्ट करना होगा। जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। तो ये था असली सौदा। वे हमें पत्नियां देते हैं और बदले में हम युद्ध में जाते हैं। अधिकारी ने सबको शांत होने को कहा और सौदे की शर्तें समझाई। जिस भी आदमी की अब तक शादी नहीं हुई है वह 2 महिलाओं को चुन सकता है, साथ ही उसे अनाज और चांदी भी मिलेगी। लेकिन वह चांदी एक तरह की कीमत थी। हमें 1 महीने में जिला राजधानी की छावनी में जाना होगा। अगर हम नहीं गए तो पत्नियां वापस ले ली जाएंगी और हमारे सिर काट दिए जाएंगे। गांव के मुखिया शियाओ ने अपने बेटे शियाओडा को सबसे पहले चुनने दिया। ये तो होना ही था। उस मूर्ख ने 2 मजबूत चौड़े कूल्हों वाली महिलाओं को पकड़ लिया। यहाँ हर कोई ऐसी ही महिलाएं चाहता है क्योंकि वे बच्चे पैदा कर सकती हैं और मुश्किल समय में जिंदा रह सकती हैं। एक एक करके गांव के आदमियों ने अपनी पसंद की औरतें चुनी। जब मेरी बारी आई तो लगभग 40 या 50 महिलाएं बची थीं, जिनमें से ज्यादातर बहुत दुबली पतली और कमजोर दिखने वाली थी, जिन्हें कोई नहीं चाहता था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। चुनी गई प्रत्येक साथी के लिए 1 गुण बिंदु प्राप्त करें। मेरी आंखें चमक उठी। आमतौर पर मुझे सिर्फ कुछ बिंदु पाने के लिए दर्जनों जानवरों को मारना पड़ता है और ज्यादातर शिकार करने पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अब 1 पत्नी पर 1 पक्का बिंदु, ये तो स्वर्ग से मिला कोई वरदान था। मैंने अधिकारी से पूछा कि क्या मैं चांदी लेने के बजाय और ज्यादा महिलाएं ले सकता हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे शक था कि मेरा पतला शरीर इतनी औरतों को संभाल पाएगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कपड़ों में पतले दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं युद्ध में जाने से पहले अपने पीछे वारिस छोड़ना चाहता हूँ। ये बात उसे समझ आ गई। उसने कहा कि मैं 5 औरतें तक चुन सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मैं लाइन में चला और तुरंत 3 महिलाओं को चुन लिया। वे सभी बहुत साधारण और गंदी दिख रही थीं, लेकिन मैं बता सकता था कि वे जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपा रही थीं। दाईं ओर खड़ी लंबी वाली ने अपनी छाती को कसकर बांध रखा था और अपने शरीर को छिपाने के लिए बड़े आकार के कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें बहुत गहरी और आकर्षक थीं, लेकिन उसने अपना सिर नीचे कर रखा था ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। बाकी दोनों पतली थीं और उनके नैन नक्श बहुत ही नाजुक थे। कीचड़ से सने होने के बावजूद उनकी खूबसूरती छिप नहीं पा रही थी।
फिर दो और महिलाएं आगे आईं। उन्होंने मुझे पति कहा और बोली कि वे मेरे साथ चलने को तैयार हैं। उनकी आंखें कोमल थी और भावनाओं से भरी थी। मैं मान गया और उन्हें भी साथ ले लिया। 5 महिलाएं, 5 गुण बिंदु। लेकिन अधिकारी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि मैं बाकी 4 को ले जा सकता हूं, लेकिन उस लंबी वाली को नहीं, जिसका नाम शियाओ जिंगजी था। मैंने उसकी आंखों में वह गंदी नजर देख ली थी। वह उसे अपने लिए चाहता था। जिंगजी कांपने लगी और बोली कि वह मेरे साथ जाने को तैयार है। अधिकारी ने धमकी दी कि अगर उसने पलट कर जवाब दिया तो वह उसे सेना के शिविर में एक वेश्या के रूप में फेंक देगा। उसकी 2 बहनें, जिंग वेन और जिंग शू, घुटनों के बल गिर पड़ी और मुझसे उसे बचाने की भीख मांगने लगी। जिंगजी ने उन्हें उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उनसे कह रही थी कि उसे भूल जाएं और बस अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। अधिकारी ने अपने आदमियों को उसे ले जाने का आदेश दिया। मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। मैंने आगे बढ़कर कहा कि मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। वह हंसा और पूछा कि एक गांव का शिकारी भला उसे क्या दे सकता है। मैंने 2 बोरी अनाज की पेशकश की। वह मजाक उड़ाते हुए हंसा। फिर मैंने दांत पीसते हुए कीमत बढ़ाकर चांदी के 5 सिक्के कर दी, जो मेरी पूरी जीवन भर की कमाई थी, इतनी कि 4 लोगों का परिवार 3 महीने तक आराम से खा सके। इससे उसका ध्यान मेरी ओर खींचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ये औरत सच में बहुत पसंद आ गई है, जो मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं बस इन बहनों को अलग होते हुए नहीं देखना चाहता था। अधिकारी मुस्कुराया और उसने अपनी कीमत बताई, चांदी के 10 सिक्के। मैंने उससे कीमत कम करने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपने दांत पीसे, नीचे झुका और अपनी पैंट के अंदर छिपाए हुए चांदी के 10 टूटे हुए सिक्के निकाल लिए। मेरे पास बस इतना ही था। उसने पैसे ले लिए, मुझे मजाक भरे अंदाज में शादी की शुभकामनाएं दी और अपने आदमियों के साथ अगले गांव की ओर कूच कर गया। गांव के बूढ़े मुखिया झाओ ने अपना पैर पटका और मुझे मूर्ख कहा। उसने कहा कि पेड़ के तने जैसी सूखी औरत के लिए 10 सिक्के बर्बाद करना बेवकूफी है। मैं बस हंसा और कहा कि आप अपनी पसंद की चीज पर कोई कीमत नहीं लगा सकते। फिर मैंने अपनी 5 पत्नियों को मेरे साथ घर चलने के लिए पुकारा। मेरे पीछे मैं झाओ को जलन से जलते हुए सुन सकता था। वह बड़बड़ा रहा था कि मैं कभी भी 5 औरतों का पेट नहीं भर पाऊंगा। मुखिया ने धीरे से ये भी कहा कि मेरे सेना में जाने के बाद घर पर अकेली रहने वाली 5 सुंदर पत्नियां परेशानी को न्योता देंगी। उसने भी जिंगजी का भेष पहचान लिया था। उसे समझ आ गया था कि वह किसी अमीर परिवार की कोई कुलीन महिला है। अपने आंगन में वापस आकर मैं अपनी बांस की कुर्सी पर बैठ गया और उन 5 को कुएं पर जाकर नहाने के लिए कहा। जो 2 महिलाएं अपनी मर्जी से आई थीं, वे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे वहां चली गईं, लेकिन तीनों बहनें वहीं खड़ी रहीं। जिंगजी ने उसे बचाने के लिए मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि वह किसी दिन मेरे 10 सिक्के वापस कर देगी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि उसके पास मुझे चुकाने के लिए कुछ नहीं है और उसे याद दिलाया कि वह मुझे अपना पति कहे, जैसा कि उसे कहना चाहिए था। उसकी छोटी बहन जिनबुएट ने उसकी आस्तीन खींची और कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और यह भी कि अगर मैं नहीं होता तो वह सच में शिविर की वेश्या बन गई होती। दूसरी बहन जिनशू ने कहा कि उत्तरी राज्य में उनका पुराना घर अब तबाह हो चुका है और उन्हें अपना नया जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। जिंगजी ने गहरी सांस ली, माफी मांगी और अंततः मुझे पति कहकर बुलाया। मैंने उन्हें कुछ पकाने के लिए कहा। रसोई में नमकीन मांस और कच्चा चावल रखा था। उनके पेट इतनी जोर से गुड़गुड़ा रहे थे कि मैं अपनी कुर्सी से भी वह आवाज सुन सकता था। जब वे 5 नहाकर वापस आईं, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हर एक औरत बेहद खूबसूरत थी। जिंगजी सबसे ज्यादा सुंदर थी, लंबी और आकर्षक। उसका चेहरा किसी पेंटिंग की तरह था। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और उन गहरी आंखों में अभी भी बगावत की एक झलक थी। जिनवेई और जिनशू जुड़वा निकली, लगभग 18 साल की। उनके छोटे छोटे चेहरे युवा ऊर्जा से भरे हुए थे। बाकी 2, लियू यिनेर और लियांग शिशी, सुडोल और बहुत ही आकर्षक थी। उस तरह की औरतें जो बिना मेकअप के भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लें। मैंने उन्हें एक लाइन में खड़ा किया और अपना परिचय देने को कहा। सबसे पहले यिनेर बोली, 22 साल, जिसके होंठ के पास एक तिल था जो उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था। फिर शिशी, 21 साल, एक चंचल और नखरीले अंदाज के साथ। जिंगजी ने बस अपना नाम और उम्र बताई। 23 साल। उसकी आवाज एकदम सपाट और ठंडी थी। जिनवेई ने जल्दी से बताया कि बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरीली में उसकी बहन की शादी होने वाली थी। वह अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। ये सुनकर मैं उठा, जिंगजी को उसकी कमर से पकड़ा, उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे जोर से चूमा। उसने विरोध किया और जब मैंने उसे छोड़ा तो वह हाँफ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने उससे कहा कि मुझे किसी पुरानी सगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मैं उसका आदमी हूँ। उसने कहा कि भले ही मैं उसका शरीर पाल लूं, लेकिन मैं उसका दिल कभी नहीं जीत पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि मुझे उसके दिल की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस वांग परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत है। 10 चांदी के सिक्के बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी रकम थी।
छोटी जिनवेई ने जल्दी से मेरे हाथ को गले लगा लिया और बहुत ही प्यार से वादा किया कि वह और जिनशु मेरी अच्छी तरह से सेवा करेगी। मैंने उसकी नाक को प्यार से थपथपाया और उससे कहा कि और उसकी बहन ही समझदार थी। उस शाम सूरज ढलने से आसमान लाल हो गया था और पूरा गांव जश्न मना रहा था। जिस भी घर में पत्नियां आई थीं, वहां खुशी का माहौल था। मैंने अपने छोटे से आंगन में 2 मेजें लगाई और कुछ सादा खाना और शराब रख दी। सबसे पहले ली एर्नियो कुछ और युवा लड़कों के साथ आया। छोटा यूएर 2 घास वाली मछलियां लाया, गोवा शराब के 2 घड़े लेकर आया और झांक दाशान अपनी मां द्वारा भेजी गई 2 पुरानी मुर्गियां लेकर मुस्कुराता हुआ आया। सबने मुझे बहुत सारे बेटों और अच्छे भाइयों की शुभकामनाएं दी। फिर चोटी वाली एक छोटी बच्ची तियांग यू मिठाई मांगते हुए दरवाजे से उछलती हुई आई। मैंने उसे पास बुलाया और शहद वाली कैंडी का एक पैकेट दिया जो मैंने तैयार किया था। उसके माता पिता भी ठीक पीछे आ रहे थे, मेरे तीसरे चाचा वांग और उनकी पत्नी। वे खून के रिश्ते में मेरे सगे नहीं हैं, लेकिन जब से उनके 2 बेटों की कम उम्र में मौत हुई, तब से उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे की तरह माना है। वे केवल 40 के आसपास हैं, लेकिन 60 के लगते हैं। यहाँ के लोगों के साथ यह कठिन जीवन ऐसा ही करता है। तीसरे चाचा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में 5 पत्नियां ले ली हैं। वे चिंता करने लगे कि मैं 6 लोगों का पेट कैसे भरूंगा। आम परिवार एक पत्नी लाते हैं। यहाँ तक कि गांव के मुखिया के परिवार ने भी केवल 2 लाने की हिम्मत की। मैंने उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं 5, यहाँ तक कि 10 को भी संभाल सकता हूँ। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा कि अगर यह बहुत मुश्किल हो जाए तो मैं हमेशा कुछ को बेच सकता हूँ। मैं बस ये सुनकर हंस पड़ा। मैंने उन्हें और चाची को मुख्य कमरे में सम्मान की कुर्सियों पर बैठने के लिए भेजा और फिर अपनी दुल्हनों को लाने चला गया। जब मैंने पश्चिमी कमरे का दरवाजा खोला तो 5 औरतें एक लकड़ी की मेज के चारों ओर बहुत अलग अलग भावों के साथ बैठी थीं। जिंगजी हताश लग रही थी, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। जुड़वा बहनें जिनवा और जिनशु लड़कियों वाली शर्म से लाल हो रही थीं। यिनेर और शुरशुर के चेहरों पर आत्मविश्वास भरी छोटी सी मुस्कान थी और वे मुझे निडर उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। मैं मानूंगा, मैं दिखने में बुरा नहीं हूँ। 6 फीट 2 इंच का मजबूत शरीर और एक शाही झलक के साथ तीखे नैन नक्श। रिश्ते कराने वाले हर समय मेरे दरवाजे पर दस्तक देते थे, लेकिन वे हमेशा मुझे मोटी और तगड़ी खेत वाली लड़कियों की ही पेशकश करते थे। वे मेरी पसंद की नहीं थी, इसलिए मैं अब तक कुंवारा था। जिनवा ने मेज से एक लाल कपड़ा उठाया और उसे जिंगजी के सिर पर दुल्हन के घूंघट की तरह डाल दिया। फिर उसने और जिनशु ने एक दूसरे को ढांक लिया। यिनेर और शुरशुर ने भी ऐसा ही किया। घूंघट असल में बस लाल चौकोर कपड़े थे जो मैंने काटे थे। मैं असली शादी के जोड़े नहीं खरीद सकता था। मैंने 5 के लिए सही लाल गाउन लाने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे पास 10 चांदी के सिक्कों से भी कम बचे थे। अगर मैं कपड़े लेता तो रसोई खाली हो जाती। उन्हें रोज पहनने के लिए भी तो कपड़े चाहिए थे। उनके पास जो कुछ था वह सिर्फ उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। मेरी औरतें पेट भर खाना खाएंगी और अच्छे कपड़े पहनेंगी, यह मेरी कसम थी। मैंने उन्हें एक साथ पकड़े रहने के लिए एक लंबी लाल डोरी दी और हम मुख्य कमरे में गए जहां तीसरे चाचा और उनकी पत्नी इंतजार कर रहे थे। छोटी यिनेर हमारे समारोह की संचालक के रूप में सामने खड़ी हुई और अपनी सबसे गंभीर आवाज में कस्में पढ़नी शुरू की। पहला नमन स्वर्ग और पृथ्वी को, दूसरा नमन बुजुर्गों को, तीसरा नमन पति और पत्नियां एक दूसरे के सामने, फिर सीधे सुहागरात के कमरे की ओर। बस ऐसे ही कुछ नमनों और लाल कपड़े के एक टुकड़े के साथ मैंने एक ही रात में 5 औरतों से शादी कर ली। मैंने अपनी 5 दुल्हनों को शादी के कमरे में आराम करने के लिए कहा, जबकि मैं लड़कों के साथ शराब पीने बाहर चला गया। जब वे अंदर गई होंगी और उन्होंने बिस्तर देखा होगा तो वे पक्का हैरान रह गई होंगी। मैंने मिट्टी की ईंटों से एक विशाल चबूतरे वाला बिस्तर बनाया था जो 10 लोगों के लिए काफी बड़ा था। मैं मानूंगा, मैं पहले से ही आगे की सोच रहा था। जब मैं बाहर शराब पी रहा था तब औरतें एक दूसरे को जान रही थी। बाद में मुझे जो पता चला उसके अनुसार जिंगजी आखिरकार मान गई थी। बाकियों ने उसे समझाया था। यिनेर ने बताया कि मैंने उसे अधिकारी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की थी और पूछा कि अगर वह मुझे ऐसे ही दूर धकेलती रही तो उसे क्या लगता है क्या होगा। क्या वह किसी वेश्यालय में बेचे जाना पसंद करेगी या किसी और परिवार को। जिंगजी ने मान लिया कि वह एहसान फरामोश थी और उसने अपनी जिद छोड़ दी। यिनेर और शुरशुर ने बताया कि वे किंगहा में गवर्नर की हवेली में गाने वाली लड़कियां थीं, मनोरंजन करने वाली, कोई कुलीन महिलाएं नहीं। उन्होंने खुद को हैसियत में तीनों बहनों से नीचे रखा क्योंकि जिंगजी एक अच्छे परिवार से थी और अभी तक पवित्र थी। जिंगजी ने बहुत ही दयालुता दिखाई और कहा कि अब वे सभी बहनें हैं, सब एक ही नाव में सवार हैं और उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वे इस बात पर सहमत हुई कि जिंगजी ही मुख्य पत्नी होगी। इस बीच मैंने इर्नियो और लड़कों के साथ शराब पीने में रात बिताई जब तक कि मैं आधा नशे में नहीं हो गया। जब मैं आखिरकार देर रात शादी वाले कमरे में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा तो वे 5 अभी भी अपने लाल घूंघट पहने बिस्तर पर बैठी थी। मैंने शराब के 2 प्याले भरे और सबसे पहले जिंगजी के पास गया।
मैंने प्याले के साथ उसका घूंघट उठाया और उससे कहा कि वह सबसे बड़ी है, इसलिए वह मेरी पहली पत्नी होगी। वह शर्म से लाल हो गई और मुझे बेशर्म कहा, लेकिन उसने प्याला ले लिया और मेरे साथ शादी का जाम पिया। फिर मैंने बाकी चारों के घूंघट एक एक करके उठाए। 4 खूबसूरत शर्माते हुए चेहरे मुझे वापस देख रहे थे। मैंने लाल मोमबत्ती बुझा दी, जिंगजी को बिस्तर पर लेटा दिया और इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसे चूम लिया। अंधेरे में मैंने फुसफुसाते हुए कहा कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसू उसके गालों से नीचे फिसल रहे थे और उसने मुझसे आराम से पेश आने को कहा। मैं अगली सुबह देर तक नहीं उठा। बिस्तर पर देखते हुए मैंने चादरों पर लाल रंग के 3 धब्बे देखे। तीनों बहनें पवित्र थीं, यिनेर और शुरशुर अनुभवी थीं, जैसा कि मैंने उनके अतीत को जानकर पहले ही सोच लिया था, और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठा खुद पर काफी गर्व महसूस कर रहा था। एक में 5 सुहागरातें, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन तभी हकीकत वापस आ गई। 5 खूबसूरत पत्नियों के साथ एक बड़े से गर्म बिस्तर को साझा करने की यह जिंदगी केवल 1 महीने ही चलेगी। उसके बाद मुझे छावनी में रिपोर्ट करना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया, अपने जूते पहने और बाहर चला गया। जब मैं शयन कक्ष से बाहर निकला तो जिनशु आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मैंने उसे कमर से पकड़ लिया और उसके गाल पर चूम लिया। वह लाल हो गई और मेरी तरफ नहीं देख रही थी। इससे पहले कि मैं उसे और छेड़ पाता, यिनेर और शुरशुर खाने की प्लेटें लिए रसोई से बाहर आईं। मैंने पूछा कि जिंगजी और जिनवेई कहाँ हैं? जिनशु ने बताया कि वे कपड़े धोने के लिए नदी पर गई हैं। मैंने जिनशु को उन्हें बुलाने भेजा और सबको बताया कि हम एक असली परिवार की तरह एक साथ खाना खाएंगे। शुरशुर ने बताया कि हमारे पास खाना कम पड़ रहा है। मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें, मैं उन सबको बाद में शहर ले जाऊंगा अनाज खरीदने और हर एक के लिए नए कपड़ों के 2 सेट लेने के लिए। मेरी औरतें फटे पुराने कपड़ों में नहीं घूमेंगी। ये सुनकर यिनेर और शुरशुर के चेहरे खिल उठे। अपना मुंह धोते समय मैंने अपने दिमाग में अपना सिस्टम पैनल खोला। सुहागरात का बहुत अच्छा फल मिला था। ताकत में 2 अतिरिक्त बिंदु, सहन शक्ति में 2 और फुर्ती में 1। और मुझे इससे भी बेहतर कुछ पता चला। हर बार जब मैं अपनी किसी पत्नी के साथ सोता हूं तो एक यादृच्छिक गुण बिंदु प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो मेरी लव लाइफ जितनी मजबूत होगी, मैं असल में उतना ही मजबूत बनूंगा। अभी मेरी सहन शक्ति, ताकत और गति पहले से ही एक सामान्य इंसान की तुलना में कई गुना अधिक है। मैं अकेले 1 दर्जन वयस्क आदमियों का सामना कर सकता हूँ। तभी गांव का मुखिया झाओ अपने बेटे झाओदा के साथ मेरे दरवाजे पर आया, ये कहते हुए कि उसे काउंटी रिकॉर्ड के लिए मेरी सभी पत्नियों को पंजीकृत करना है। मैंने उसे केवल नाम देने की कोशिश की, लेकिन झाओदा ने जोर देकर कहा कि औरतों को खुद बाहर आना होगा। वह सुअर बस उन्हें घूरने का बहाना ढूंढ रहा था। मैंने उससे कहा कि अपनी आंखें अपने पास रखे, नहीं तो मैं उन्हें उसकी खोपड़ी से बाहर निकाल लूंगा। मुखिया ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा और उसे चुप रहने को कहा। ठीक उसी समय जिंगजी और जुड़वा बहनें नदी से वापस आती हुई दिखाई दी। जब झाओदा ने जिंगजी का चेहरा देखा, जो अब पूरी तरह से साफ था, तो उसका जबड़ा नीचे गिर गया और सच में उसकी ठुड्डी से लार टपकने लगी। मुखिया ने उसे पीछे से लात मारी और उसे कोसा कि वह ऐसे घूर रहा है जैसे उसने कोई औरत देखी ही न हो पहले कभी। मैं दरवाजे के सामने आ गया, हाथ बांधे हुए, झाओदा का रास्ता रोकते हुए। यहाँ तक कि बूढ़ा मुखिया झाओ भी हिल गया था। उसने कहा कि जिंगजी ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी किसी पेंटिंग से बाहर निकल आए हो। मैंने अपनी 5 पत्नियों को बुलाया और रजिस्टर के लिए उनके नाम और जन्मदिन दर्ज करवाए। उनके काम खत्म करने के बाद मुखिया ने मुझसे कहा कि मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं मुस्कुराया और कहा कि उसकी नई बहुएं भी अच्छी हैं, बड़े कूल है, उसे एक मोटा पोता देना पक्का है। इस पर वह झेप गया। पता चला कि जिन 2 भारी भरकम औरतों को झाओदा ने चुना था, वे सुअरों की तरह खाती थी और पहले ही परिवार का अनाज का भंडार खाली कर रही थी। जब वे जा रहे थे, झाओदा बार बार छुप छुप कर मेरे आंगन की ओर देख रहा था। मुखिया ने उसे फिर लात मारी और उस पर झल्लाया। चाहे वह कितना भी देखे, वे फिर भी मेरी पत्नियां थी, उसकी नहीं। झाओदा और उसके पिता के जाने के बाद छोटा युएर दौड़ता हुआ मेरे आंगन में आया। वह पास ही नदी के किनारे उखड़ू बैठा था और उनकी सारी बातें सुन ली थी। पता चला कि झाओदा पहले से ही साजिश रच रहा था। उसने सोचा कि एक बार जब मैं सेना के लिए चला जाऊंगा तो मैं शायद युद्ध के मैदान में मर जाऊंगा और तब वह और उसका पिता मेरी 5 पत्नियों को अपने लिए ले सकते हैं। बूढ़े मुखिया ने उसे इंतजार करने और धैर्य रखने को कहा था, लेकिन साफ तौर पर मना नहीं किया। झाओदा का चाचा काउंटी कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम करता है और उसने पहले ही झाओदा को सेना में जाने से बचाने के लिए जुगाड़ लगा लिया था। उन्होंने यहाँ तक बात की कि मुझे अंशी जिले में भेजा जाए, जहाँ चोंग बर्बर लोगों ने पश्चिमी दर्रे को तोड़ दिया था। मूल रूप से वह मौत की सजा थी। मैंने अपना चेहरा शांत रखा जबकि लड़के युएर, एर्नियो और गावा मेरे आदेशों का इंतजार करते हुए मेरे आंगन में बैठे थे। एर्नियो उसी रात डाकुओं के रूप में कपड़े पहनकर झाओ के घर पर छापा मारना चाहता था। मैंने उस योजना को वहीं खत्म कर दिया।
झाओदा के चाचा की काउंटी कार्यालय में जान पहचान है और अगर मुखिया और उसके बेटे को कुछ भी हुआ तो जांच करने वाले सीधे हमारे पास आएंगे। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं 1 दर्जन सिपाहियों को संभाल सकता था, लेकिन सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी को नहीं। मुझे खत्म कर देगी। मैंने यूए से कहा कि वह झाओदा पर नजर रखे। जैसे ही वह कमीना पहाड़ों की तरफ जाए मुझे खबर मिलनी चाहिए। मैंने गांववासी से कहा कि वह कुछ लड़कों को इकट्ठा करे और मेरे आंगन के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाने में मेरी मदद करे। अगर झाओदा सोचता है कि वह मेरी बाढ़ के ऊपर से झांकेगा तो मैं पक्का करूंगा कि वह अपनी कोई कीमती चीज खो दे। उसके बाद मैंने लड़कों को बताया कि मैं आज दोपहर अपनी पत्नियों को शहर ले जा रहा हूँ। एर्नियो ने कहा कि उसे अनाज चाहिए और यूएर की पत्नी उसे नए कपड़ों के लिए परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी पत्नियों के साथ चलने का फैसला किया। जब मैंने अपनी 5 औरतों को बताया कि हम बाजार जा रहे हैं तो जिंगजी थोड़ी हिचकिचाई। उसने कहा कि 5 खूबसूरत औरतों का एक साथ चलना बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, मैं ग्रीनस्टोन शहर के गश्त कप्तान को जानता हूं और वैसे भी मेरी मुठ्ठियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। कल रात के बाद जिंगजी बदल गई थी। वह किसी तरह और भी खूबसूरत हो गई थी। अब उसमें एक गर्मजोशी और औरतों वाली चमक आ गई थी। उसने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया था और अब पूरी तरह से मेरा ख्याल रख रही थी। मैंने उन 5 से कहा कि मैं हर एक को चांदी का एक पूरा सिक्का दूंगा ताकि वे उसे जैसे चाहे खर्च कर सके, कपड़े, जूते, जो भी वे चाहें। मैंने उनसे शादी की है, इसलिए मैं ये पक्का करूंगा कि उन्हें अच्छा खाना और सही कपड़े मिले। उन सभी ने सिर झुकाकर मुझे धन्यवाद दिया। यिनेर और शुरशुर तो ऐसी लग रही थी जैसे वे वहीं मेरी बाहों में कूद पड़ेंगी। उस दोपहर हम एर्नियो की बैलगाड़ी में बैठे और ग्रीनस्टोन शहर की ओर चल पड़े। यह एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। अनाज की दुकान, कसाई, दर्जी, कपड़े की दुकान, जूतों की दुकान, यहाँ तक कि मेकअप के सामान की दुकान भी। मैं एर्नियो और यूएर के साथ अनाज खरीदने गया, जबकि औरतें एर्नियो और यूएर की पत्नियों के साथ कपड़े की दुकान पर गईं। जब दुकानदार ने 5 खूबसूरत औरतों को अपनी ओर आते देखा तो वह दरवाजे की तरफ भागते हुए लगभग गिर ही पड़ा था। इतने सारे लोगों के आने का मतलब था एक बड़ी बिक्री। साधारण सूती कपड़ों में भी जिंगजी किसी शाही घराने की तरह चल रही थी। वह आदमी समझ गया था कि ये कोई साधारण गांव की औरतें नहीं थीं। कपड़े की दुकान पर जिंगजी ने सफेद सूती और भूरे रंग का कपड़ा चुना, इतना कि हर एक के लिए 2 जोड़ी कपड़े बन जाएं। उसने मोलभाव ऐसे किया जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया हो। उसने कीमत का हिसाब लगाया, सिलाई तय की और कपड़े लेने की तारीख भी पक्की कर ली। जुड़वा बहनों ने एक जैसे कपड़े चुने। फिर जिनशु ने अपने फटे हुए जूतों की ओर इशारा किया, जिनमें से उसके पैर की उंगलियां बाहर झांक रही थीं, और कहा कि उसे नए जूतों की जरूरत है। जिनवा ने मेरे दिए हुए चांदी के सिक्कों में से बचे हुए पैसे गिने और कहा कि हर एक के लिए 2 जोड़ी जूते लेने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। एर्नियो की पत्नी और यूएर की पत्नी जल भून रही थी। यूएर की पत्नी बड़बड़ाई कि उसके पति ने उसे केवल 300 तांबे के सिक्के दिए थे। एर्नियो की पत्नी ने कहा कि अगर उसके आदमी में मेरी आधी भी काबिलियत होती तो वह भगवान को अगरबत्ती जलाती। जिंगजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए दोनों औरतों को बाजार घुमाने के शुक्रिया के तौर पर एक जोड़ी जूते खरीद कर देने की पेशकश की। इससे उनके चेहरे तुरंत खिल उठे। मेरी पहली पत्नी पहले से ही जानती थी कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। जब औरतें खरीदारी कर रही थीं, तब मुसीबत मंडरा रही थी। एक सराय में शराब पी रहे 5 गुंडों ने मेरी पत्नियों को वहां से गुजरते हुए देख लिया था। उनका नेता एक बड़ी दाढ़ी वाला विशालकाय आदमी था और उसके गिरोह में एक गंजा आदमी, एक छोटा मोटा आदमी, एक लंबा क्रूर दिखने वाला आदमी और चेहरे पर निशान वाला एक जवान बदमाश शामिल था। वे कुछ समय से शहर के आसपास गांव की औरतों को परेशान कर रहे थे और अब उनकी नजर मेरी औरतों पर पड़ गई थी। उन्होंने उनके सादे कपड़ों से अंदाजा लगाया कि ये औरतें किसी गरीब किसान की हैं जो उन्हें बचा नहीं पाएगा। जब तक औरतों ने जूते खरीदना खत्म किया और शहर के पश्चिमी छोर पर पुल तक पहुंची, तब तक वे 5 शराबी उनके पीछे वहां तक आ चुके थे। वह छोटा और मोटा गुंडा अकड़ता हुआ आगे आया और अपनी शराब की बदबूदार सांस उनके चेहरों पर छोड़ने लगा। गंजे ने मेरी पत्नियों से कहा कि अगर वे सही सलामत घर जाना चाहती हैं तो आज रात उनके साथ गुजारें। जिनशु ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की कि उसका पति आ रहा है। वे सही थीं। मैं पहले से ही उन शराबियों के पीछे चल रहा था और एर्नियो और यूएर बैलगाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। मैंने इन 5 को दूर से ही मेरी औरतों का पीछा करते हुए देख लिया था। मैं सीधे उस निशान वाले बदमाश के पास गया जो पुल का रास्ता रोके खड़ा था और उससे साफ शब्दों में कहा, हटो या मरो। उसने अपनी पीठ के पीछे से एक छोटा चाकू निकाला और उसे घुमाते हुए खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करने लगा। एर्नियो ने अपनी उंगलियां चटकाई और कहा कि हम उनके दांत तोड़ देंगे। वह लंबा वाला हंसा और हमें छोटे बच्चे कहने लगा। मैंने एर्नियो और यूएर से कहा कि वे पत्नियों और गाड़ी को पहले पुल के पार ले जाएं। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। लेकिन वह निशान वाला गाड़ी के सामने आ गया और किसी को भी जाने देने से मना कर दिया। बस बहुत हो गया था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपना मुक्का सीधे उसके पेट में दे मारा। सिर्फ एक मुक्का।
वह झींगे की तरह दोहरा हो गया, उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया और वह जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। दाढ़ी वाले गुंडों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने निशान वाले को एक मुक्के में गिरा दिया। पता चला कि असल में वही उन पांचों में सबसे ताकतवर था। इस बात ने उनकी बोलती तुरंत बंद कर दी। मैंने एर्नियू से अपनी पत्नियों को लेकर आगे बढ़ने को कहा। जिंगजी पुल पर रुक गई और मुझे उनके साथ चलने के लिए पुकारा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक मुस्कान बिखेरी और उस छोटे मोटे शराबी को इतनी जोर से लात मारी कि वह हवा में 8 मीटर दूर जाकर गिरा। छोटे यूएर ने औरतों से कहा कि वे चिंता न करें। उसने मुझे पहले भी एक साथ 8 लोगों से लड़ते और जीतते हुए देखा था। औरतों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि जिंगजी और बाकी औरतों को चुपचाप याद आया कि मैंने सुहागरात पर कितनी सहनशक्ति दिखाई थी, तो शायद इस बात पर विश्वास करना इतना मुश्किल भी नहीं था। एर्नियो ने कहा कि मेरे उन्हें वहां से भेजने की असली वजह ये थी ताकि मैं बिना खुद को रोके लड़ सकूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नियां आगे होने वाला भयानक दृश्य देखें। ये सुनकर वे मान गईं। वे बैलगाड़ी के पीछे पीछे गांव की ओर चल पड़ी। कुछ ही पलों बाद उनके पीछे से एक भयानक चीख गूंजी और 5 औरतें पीली पड़ गईं। रास्ते में एर्नियो और यूएर की पत्नियों ने मेरी पत्नियों को बताया कि वे कितनी खुशकिस्मत हैं। उन्होंने कहा कि मैं 10 गांवों में सबसे मशहूर आदमी हूँ, खूबसूरत, एक बेहतरीन शिकारी और पैसे के मामले में दरियादिल। उन्होंने लड़कियों को चेतावनी दी कि मुझ पर कड़ी नजर रखें क्योंकि विधवाएं और कुंवारी लड़कियां हमेशा मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती थीं। वापस पुल पर 5 शराबी जमीन पर पड़े थे। मैं एक पत्थर के खंभे पर बैठ गया और पूछा कि क्या उनका पेट भर गया। उनका नेता अपनी उखड़ी हुई बांह के साथ रहम की भीख मांग रहा था। लंबा वाला अपने दोनों टूटे हुए हाथों के साथ घुटनों के बल बैठा था। गंजे की नाक पिचक गई थी और उसका चेहरा खून से सना था। केवल वह निशान वाला ही बागी बना रहा और मुझे गालियां बकता रहा। मैंने पूछा कि मेरी औरतों का पीछा करने का ख्याल सबसे पहले किसे आया था। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने जमीन से वह छोटा चाकू उठाया और नेता की तरफ चलने लगा। इस बात ने उन्हें तोड़ दिया। लंबे वाले ने तुरंत उगल दिया कि यह उस छोटे मोटे वाले का विचार था। मैंने अपने शब्द बर्बाद नहीं किए। मैं उस मोटे के पास गया और ब्लेड के एक ही वार से मैंने उसकी मर्दानगी काट दी। वह किसी मरते हुए सूअर की तरह चीखने लगा। मैंने चाकू नीचे फेंक दिया और बाकी सब से कहा कि आज मैं सिर्फ मुख्य अपराधी को सजा दे रहा हूँ। अगली बार अगर मैंने उनमें से किसी को भी ऐसी हरकत करते पकड़ा तो मैं उन सबके साथ भी यही करूंगा। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना डूबते सूरज की रोशनी में वहां से चल दिया। मेरे पीछे मैं उस मोटे को दर्द से तड़पते हुए सुन सकता था, जबकि उसके दोस्त सदमे में एक दूसरे को घूर रहे थे। लंबे वाले ने मेरा नाम पहचान लिया, अनिल गांव का वांग हूँ, और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं इतना ताकतवर हूँ। नेता ने उनसे कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपना मुंह बंद रखें, यहाँ तक कि वह निशान वाला भी, जो इतना सख्त बन रहा था, उसने उस मोटे को कोसा और कहा कि गांव की औरतों के साथ पहले भी पंगे लेने के कारण वह इसी लायक था। अंधेरे से बिना किसी खरोंच के बाहर निकलते हुए जिंशु ने मुझे सबसे पहले देखा। यूएर मेरी पत्नियों के सामने शेखी बघार रहा था कि उसने तो पहले ही कहा था। उन शराबियों की तो मेरे सामने कोई औकात ही नहीं थी। जिंगजी दौड़कर मेरे पास आए और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वह मेरे शरीर पर घाव ढूंढ रही थी। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं तो उसके चेहरे से सारी चिंता गायब हो गई। मैंने उसके हाथ थाम लिए और मुस्कुरा दिया। मेरी 5 पत्नियों में से जिंगजी मेरी सबसे पसंदीदा, सबसे खूबसूरत और सबसे समझदार है। बिल्कुल यही कारण था कि मैं शुरू में उसके साथ थोड़ा सख्त रहा था। यिनेर ने पूछा कि मैंने उन 5 आदमियों के साथ क्या किया। मैंने उन्हें सीधे बता दिया कि मुख्य गुंडे ने अपनी मर्दानगी खो दी और मैंने बाकी 4 के हाथ तोड़ दिए। शुरशुर को कानून से होने वाली परेशानी की चिंता सताने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि वह चिंता न करे। स्थानीय गश्त कप्तान एक न्यायप्रिय आदमी है और अगर यह बात सामने आई तो वे गुंडे ही जेल में डाल दिए जाएंगे। वे अपना मुंह बंद ही रखेंगे। इसके अलावा मैं वैसे भी सेना में जाने वाला हूँ। कोई भी अधिकारी सड़क पर हुई किसी लड़ाई के लिए मुझे सजा देने की जहमत नहीं उठाएगा। मैं एक तरफ जिंगजी और दूसरी तरफ जिंशु का हाथ पकड़े घर की तरफ चल पड़ा। हम 6 लोग बैलगाड़ी के आगे आगे चल रहे थे। एर्नियो और यूएर हमें जलन भरी नजरों से घूर रहे थे। तभी उनकी अपनी पत्नियों ने उनके कान खींचे और पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अनाज की 5 बोरियां उतारी। मैंने 200 पाउंड की बोरियों को अपने कंधों पर एक साथ ऐसे उठा लिया जैसे वे कुछ भी न हो। फिर वापस गया और आखिरी 3 को एक ही बार में उठा लिया, 2 एक कंधे पर और एक अपनी बांह के नीचे दबाकर। जिन्वा आंखें फाड़कर देखती रह गई और कहने लगी कि मेरी ताकत कमाल की है। यिनेर ने मुझे एक मादक नजर से देखा और सुझाव दिया कि लड़कियों को बाद में मेरे शरीर का और करीब से अध्ययन करना चाहिए। जिन्वा शर्म से लाल हो गई और बोली कि यह बहुत शर्मनाक है। जिंगजी और उसकी बहनों को अभी खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए यिनेर और शुरशुर ने साग के साथ साधारण चावल का दलिया बनाया। उन्होंने कहा कि वे आमतौर पर रात का खाना नहीं खाती थी, लेकिन मुझे अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत थी। उस रात मैं फिर से अपनी हर पत्नी के पास गया।
जब मैं अंत में जिंजी के पास वापस आया तो उसने चांदनी रात में मेरे चेहरे को सहलाया और मुझसे कहा कि मैं अपनी रफ्तार थोड़ी कम करूं। लेकिन मैंने अभी अभी 2 और गुण बिंदु हासिल किए थे, एक ताकत और एक सहन शक्ति, जिससे मेरा कुल स्कोर 20 और 21 हो गया था। एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होने के कारण मैं इसके बाद किसी भी हालत में सो नहीं सकता था। मैंने उसे फिर से नीचे दबाया और हमने एक और दौड़ शुरू किया, जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गई। मैं दोपहर होने तक नहीं उठा। बाहर आंगन में काफी हलचल मची हुई थी। गांव और उसके आदमी मेरी जमीन के चारों ओर एक मजबूत ईंटों की दीवार बना रहे थे और मेरी 3 भाभियों ने भी मदद करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली थी। वे मिट्टी मिला रही थी और पत्थर पकड़ा रही थी। आंगन के दूसरी तरफ ये रोग और शुशु दोपहर का खाना बना रही थी और रसोई से मांस की खुशबू आ रही थी। जिनशु मेरे लिए मुंह धोने का पानी लेने कुएं की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ तारीफ झलक रही थी। उसने कहा कि गावा और लड़के सुबह से ही मेरे किस्से सुना रहे हैं कि कैसे मैंने एक बार 60 पाउंड के पहाड़ी भेड़िए का एक हाथ से गला घोंट दिया था। मैंने उससे गीला कपड़ा लिया और अपना चेहरा रगड़कर साफ किया। जिन्यू ने मुझे शेखी बघारने वाला कहा और बोली कि दर्जनों आदमियों के साथ भी बाघ को मारना नामुमकिन है। मैंने उससे कहा कि बस इंतजार करो, एक दिन मैं एक बाघ घर लाऊंगा और वह खुद देख लेगी। हर दिन मेरी ताकत बढ़ रही थी, ऐसे में बाघ को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस दिक्कत ये थी कि उसे ढूंढना मुश्किल था। ग्रीन बुल पहाड़ों में अपने इतने सालों के शिकार में मेरा कभी किसी बाघ से सामना नहीं हुआ था। हालांकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने पहाड़ों में लगभग 30 मील अंदर बाघ की दहाड़ सुनी है। दोपहर के समय भयानक गर्मी थी। सबके खाना खाने और ठंडे तरबूज से राहत पाने के बाद मैंने गावा के लोगों को दोपहर तक आराम करने के लिए घर भेज दिया। जिंजी कुछ सोचती हुई मेरे पास आए। उसने पूछा कि क्या वह और उसकी बहनें एर्नियो की पत्नी से रेशम के कीड़े पालना सीख सकती हैं। मैंने कहा बिल्कुल। फिर वह असली मुद्दे पर आई। वह पैसों को लेकर परेशान थी। मैं जल्द ही सेना में जाने वाला था और हमारे पास केवल 5 बोरी अनाज था। सर्दियां आने वाली थीं। रेशम के कीड़े ठंड में जिंदा नहीं रह पाएंगे और किसी भी औरत को शिकार करना या खेती करना नहीं आता था। वे सर्दियां कैसे काटेंगी? मैंने उससे कहा कि मैं जाने से पहले और अनाज खरीद लूंगा और भंडार भरने के लिए पहाड़ों में कई बार शिकार पर जाऊंगा। फिर उसने पूछा कि मेरे जाने के बाद घर का मुखिया कौन होगा। मैं समझ गया कि वह क्या चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं सबके सामने उसे मुख्य पत्नी घोषित करूं ताकि बाकी सब उसकी बात माने और कोई लड़ाई झगड़ा न हो। समझदार औरत। मैंने ऐलान कर दिया कि मेरी गैरमौजूदगी में जिंगवेई घर के सारे फैसले लेगी। यिनेर और शुरेर तुरंत मान गईं। जुड़वा बहनों को भी कोई ऐतराज नहीं था। वह उनकी बड़ी बहन थी। जिंगवेई ने बताया कि शियाओडा फिर से हमारे दरवाजे के आसपास मंडरा रहा था और उसकी छाती को घूर रहा था। बस अब फैसला हो गया। अब उससे निपटने का वक्त आ गया था। 5 दिन बाद मुझे मौका मिल ही गया। युएर मेरी बात मानकर शियाओडा पर नजर रखे हुए था और उसने बताया कि शियाओडा का दल पहाड़ों में गया है। मैंने एर्नियू, गावा, युएर और कुछ और लड़कों को इकट्ठा किया। एर्नियू बहुत गुस्से में था। उसने सुना था कि शियाओडा ने सेना में जाने से बचने के लिए अपनी जान पहचान का फायदा उठाया है। अगर हम सब सेना के लिए चले गए और शियाओडा पीछे रह गया तो वह पूरे गांव में आतंक मचा देगा। मैंने सबसे कहा कि शांत रहो, किसी को जान से नहीं मारना है। हम एक ही गांव के हैं। हमने कुछ दूरी से शियाओडा के दल का पीछा किया। 30 कदम पीछे छुपते हुए। शियाओडा के दल का दिन बहुत खराब रहा। सिर्फ 3 खरगोश और 2 तीतर मिले। वह झल्ला गया और उसने 20 मील की सुरक्षित सीमा पार करके पहाड़ों में और अंदर जाने का फैसला किया जहां बूढ़े ग्रामीणों के अनुसार बाघ घूमा करते थे। उसके आदमी डरे हुए थे लेकिन उसने उन्हें डरा धमका कर अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। मैं रुका और अपना सिस्टम पैनल देखा। अपनी पत्नियों के साथ 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मेरे गुण बहुत बढ़ गए थे। ताकत अब 25 थी, एक आम इंसान से 5 गुना ज्यादा। सहन शक्ति 22, फुर्ती 20। इस स्तर पर मेरे एक मुक्के में 3000 पाउंड की ताकत थी, जो एक ही वार में किसी बैल को मारने के लिए काफी थी। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कितनी तेजी से ताकतवर हो रहा हूँ। 5 औरतों से शादी करना मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला था। शिकार करने से ज्यादा इस तरह से गुण बिंदु पाना बहुत आसान था। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं सालों पहले ही शादी कर लेता। हमने जंगल में और अंदर शियाओडा का पीछा किया। लड़के बाघों को लेकर घबराए हुए थे लेकिन एर्नियू ने कहा कि मेरे होते हुए डरने की कोई बात नहीं है। मैं मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो मैं खुद यही उम्मीद कर रहा था कि हमारा सामना किसी बाघ से हो जाए। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं तैयार था। हम ग्रीन बुल पहाड़ों में 30 मील अंदर चले गए थे कि तभी बाघ की एक जोरदार दहाड़ से जंगल कांप उठा। एर्नियू और लड़के सुन्न पड़ गए। मैं आवाज से बता सकता था कि वह अभी भी कुछ मील दूर था, इसलिए मैंने उनसे 20 मील वाली सुरक्षित सीमा पर वापस जाने को कहा जबकि मैं अकेला आगे बढ़ा। अगर मैं अकेले बाघ को नहीं संभाल पाता तो उनके वहां होने से बस और ज्यादा लोग ही मारे जाते। मैं घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ा। कुछ 100 मीटर अंदर जाने पर मुझे घुराने के साथ चीखने की आवाजें सुनाई दी।
तभी झावड़ा के 3 शिकारी पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए बाहर आए। वे भूतों की तरह सफेद पड़ गए थे। मैंने एक को पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ। वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसने कहा कि बाघ ने पहले ही कई आदमियों को मार डाला है और वह झावड़ा के पीछे पड़ा है। मैंने उनसे कहा कि भागकर गांव के मुखिया को खबर दें। फिर मैंने अपना छोटा चाकू निकाला और अपना त्रिशूल मजबूती से पकड़कर दहाड़ की दिशा में दौड़ पड़ा। मुझे सबसे पहले हमले वाली जगह मिली। जमीन पर 4 क्षत विक्षत लाशें पड़ी थी। तांग शियाओ लोग अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से। बाघ ने उसे लगभग बीच से फाड़ दिया था। उसकी आंतें बाहर आ गई थी। उसने मुझसे उसे बचाने की भीख मांगी, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। वह अपनी आंखें पूरी तरह खोले हुए मर गया। उसकी आंखों में डर भरा था। मैंने उसकी आंखें बंद की और कसम खाई कि मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने झावड़ा को एक बड़े पेड़ के सहारे पीछे हटते देखा। वह सिर से पैर तक कांप रहा था और अपना शिकार वाला कांटा ऐसे पकड़े था जैसे वह कोई खिलौना हो। बाघ बहुत बड़ा था, सिर से पूंछ तक लगभग 8 फीट लंबा। उसके जबड़े से खून टपक रहा था और उसकी सुनहरी आंखें झावड़ा पर ऐसे टिकी थी जैसे वह कोई भोजन हो। झावड़ा चिल्ला रहा था कि उसका मांस खाने लायक नहीं है और बहुत बदबूदार है। बाघ ने छलांग लगाए और झावड़ा के दोनों पैरों को अपने जबड़े में जकड़ लिया। तभी मैंने अपना दांव चला। मैं ऊपर एक मोटी डाल पर चढ़ गया था और मेरा 8 पत्थर वाला भारी धनुष पूरी तरह से खींचा हुआ था। मैंने तीर छोड़ा और जानबूझकर मारने वाले निशाने के बजाय बाघ के पिछले पैर पर निशाना लगाया। दर्द के कारण जानवर ने अपना जबड़ा और कस लिया और उसने झावड़ा के दोनों पैरों को जांघों से एकदम साफ काट दिया। मैं बिल्कुल यही चाहता था। बिना पैरों के झावड़ा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। वह मेरी पत्नियों या किसी और के लिए कभी खतरा नहीं बन पाएगा और उसे मरने देने के बजाय जिंदा रखना ज्यादा फायदेमंद था। गांव के मुखिया के बेटे की मौत पर जांच बैठती, लेकिन मेरे द्वारा बचाए गए एक अपाहिज बेटे से मुझे सिर्फ उनका एहसान और कर्ज मिलता। झावड़ा दर्द से चीख पड़ा जब बाघ उसके कटे हुए पैर लेकर भागने की कोशिश करने लगा। मैंने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी पूरी ताकत से दे मारा। वह बाघ की मोटी गर्दन के आर पार हो गया। उस जानवर के मुंह से एक आखिरी चीख निकली। वह कुछ कदम लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। झावड़ा ने मुझे पूरी कृतज्ञता के साथ देखा, मुझे धन्यवाद दिया और खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। मैंने उसे जिंदा रखने के लिए उसके कटे हुए पैरों पर पट्टी बांधी, फिर मरते हुए बाघ के पास गया। त्रिशूल लगभग उसकी गर्दन के आर पार जा चुका था। अब उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने त्रिशूल बाहर खींच लिया। खून का फव्वारा छूटा और बाघ शांत हो गया। मुझसे टकराना, मैंने कहा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। बाघ बहुत भारी था। मैंने उसके शव को घसीटकर वहां पहुंचाया जहां झावड़ा बेहोश पड़ा था और बेलों और शाखाओं से एक साधारण स्ट्रेचर बनाया और उसके बिना पैरों वाले शरीर को उससे बांध दिया। लगभग 10 मील दूर मेरा सामना युएर और गांव के मुखिया झाव से हुआ, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए आए थे। मैंने अपना सबसे दुखी चेहरा बनाया और कहा कि मुझे पहुंचने में बहुत देर हो गई। बूढ़ा मुखिया फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा झावड़ा मर चुका है। तभी स्ट्रेचर से झावड़ा के कराहने की आवाज आई। वह अभी भी जिंदा था। जब मुखिया ने अपने बेटे के पैरों की जगह ठूंठ देखे तो वह फिर से रो पड़ा। मैंने उससे कहा कि झावड़ा का खून पूरी तरह बह जाने से पहले उसे जल्दी से काउंटी के डॉक्टर के पास ले जाए। झाव ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि उसका परिवार मेरा कर्जदार है। मैंने उससे कहा कि भले ही झावड़ा और मेरे बीच मतभेद थे, लेकिन हम एक ही गांव के हैं। मैं कभी किसी आदमी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुखिया बहुत भावुक हो गया। मैं बता सकता था कि वह और झावड़ा मेरी पत्नियों के बारे में जो भी साजिश रच रहे थे, उसे लेकर वह शर्मिंदा था। उनके जाने के बाद मैं लड़कों को बाघ लाने के लिए वापस ले गया। जब उन्होंने उस विशाल शरीर को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। युएर ने कहा कि मैं तो अमीर हो जाऊंगा। सिर्फ बाघ की खाल ही 100 चांदी के सिक्के दिला सकती है और मांस और हड्डियों से दर्जनों और मिल जाएंगे। मैंने उनसे वही कहा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक मैं मांस खाऊंगा उन्हें सूप जरूर मिलेगा। इस बात से वे तेजी से काम में जुट गए। उन्होंने उस 400 पाउंड के भारी भरकम जानवर को बेलों से मोटे खंभों से बांधा और उसे खींचकर ले जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि वे आगे बढ़ें। मैंने बहाना बनाया कि मैं अपनी पत्नियों के लिए कुछ खरगोशों और तीतरों का शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन यह एक झूठ था। मेरे पीछे रुकने की असली वजह यह थी कि मुझे पास की घनी झाड़ियों में किसी के छिपे होने का एहसास हुआ था। लड़कों के जाने के बाद मैंने आवाज लगाई कि जो भी वहां है सामने आ जाए। घास के बीच से एक ब्लेड चमकता हुआ आया, जिसका निशाना मेरा गला था। मैं पीछे की तरफ झुका और अपने छोटे चाकू से उसे आसानी से रोक लिया। हमला करने वाली एक किशोर लड़की थी, शायद 16 या 17 साल की। एक औरत की आवाज ने लड़की को रुकने के लिए चिल्लाकर कहा। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। 2 महिलाएं जिन्होंने चोन कबीले के कपड़े, चमड़े के जूते, सिर पर साफा पहना हुआ था और उनके पास घुमावदार तलवारें थीं। बड़ी वाली पीली पड़ गई थी और साफ तौर पर घायल थी। उसकी छाती से खून बह रहा था।
उसने कहा कि वह चोन के 4 महान कुलों में से एक नेलिन कबीले की राजकुमारी नेलिन शीर है और उसने मुझसे उन्हें बचाने की भीख मांगी। इससे पहले कि मैं मना कर पाता, कबीले के सैनिकों की एक टुकड़ी पेड़ों को चीरती हुई बाहर आ गई। वे सफेद भेड़िया कबीले के योद्धा थे जो राजकुमारी का शिकार कर रहे थे। उनके कमांडर ने 1 दर्जन से ज्यादा आदमियों के साथ हम तीनों को घेर लिया। राजकुमारी ने उनसे कहा कि मुझे जाने दें, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं था। कमांडर हंसा और बोला कि वे दोनों औरतों को ले जाएंगे और मुझे वहीं जान से मार देंगे। उनकी नजरों में महान शिन के लोग सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह थे जिन्हें काटा जाना था। तुम लोगों को पकड़ना चाहते हो, ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मुझे क्यों मारना है? वे और जोर से हंसे। कमांडर ने कहा कि शिन लोग उनके लिए सिर्फ मवेशी हैं, जब मन चाहे मार दो। खैर, फिर तो मैं कहा कि मुझे तुम सबको ही मारना पड़ेगा। पलक झपकने से पहले ही मैंने अपना त्रिशूल पास खड़े सैनिक की छाती के आर पार कर दिया। कबीले का कमांडर अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए चिल्लाया। 1 दर्जन सैनिक एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मैं हंसा और अपना त्रिशूल झटके से बाहर निकाला, फिर उसे इतनी जोर से फेंका कि वह एक आदमी को पेड़ के तने से चीरता हुआ गाड़ गया। वह लड़की मिंग यिन सदमे में घूर रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर मैंने पहले खुद को न रोका होता तो वह अब तक मारी जा चुकी होती। मैंने अपना छोटा चाकू निकाला और काम पर लग गया। मेरी रफ्तार बिजली जैसी थी। मैं उन्हें एक के बाद एक काटता चला गया। 2 इधर, 3 उधर। राजकुमारी नलान ने मिंग यिन से कहा कि वह उसकी रक्षा करना छोड़े और मेरी मदद करे। वह लड़की अपनी घुमावदार तलवार लेकर कूद पड़ी। कुछ ही मिनटों में कमांडर सहित सिर्फ 3 दुश्मन ही बचे थे। वह कांप रहा था, उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। मैंने बचे हुए 2 सैनिकों को मार गिराया, फिर खून से सने ब्लेड के साथ उसके पास गया और मुस्कुराया। उसने मुझे जान से मारने के बारे में कुछ चिल्लाया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं थोड़ा खिसका, एक ही झटके में उसका गला काट दिया और उसे गिरते हुए देखा। नलान शीर ने उन्हें बचाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने पूछा कि वे पहाड़ों में कहां से घुसे थे और क्या और भी सैनिक आ रहे हैं। उसने कहा कि वे घास के मैदानों से भागे थे और अब उनके पीछे कोई नहीं है। कबीले की सेना हजारों मील की पर्वत श्रृंखला को पार नहीं करेगी। इतना काफी था। मैंने उनसे कहा कि वे जा सकती हैं। फिर मैं मरे हुए कमांडर के शरीर पर कुछ कीमती सामान ढूंढने के लिए नीचे झुका। मुझे बस एक गुलाबी रंग का अंदरूनी कपड़ा मिला। मैंने घिन से उसे दूर फेंक दिया। तभी राजकुमारी ने एक बच्चे की हथेली के आकार का सोने का एक सिक्का निकाला और मुझे पेश करते हुए कहा कि अगर मैं उन्हें पहाड़ों से बाहर निकाल दूं तो यह मेरा होगा। मैं उसे घूरता रहा, थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्या इसे छीनकर भाग जाऊं। उसने सौदा और भी लुभावना कर दिया। कहा कि अगर मैंने उसे बचाया तो नलान कबीला मुझे हमेशा याद रखेगा और एक बार जब वह घास के मैदानों में वापस पहुंच जाएगी तो वह मुझे 10,000 सोने के सिक्के भेजेगी। मैंने वह सिक्का ले लिया। वह कम से कम 10 ताइल का था, जो एक छोटी सी किस्मत के बराबर था। बाघ और इस सोने के बीच मैं एक ही दिन में अमीर बन गया था। शाम तक मैं उन्हें पहाड़ों के किनारे तक ले आया। मैंने उनसे कहा कि वे छिप जाएं जबकि मैं स्थानीय औरतों के कुछ कपड़े ले आता हूं ताकि वे यहाँ के लोगों जैसी दिख सकें। मिंग यिन को राजकुमारी की छाती के घाव की चिंता थी, लेकिन शीर ने कहा कि वह एक और रात बर्दाश्त कर लेगी। मैंने उन्हें अगली सुबह इलाज के लिए शहर ले जाने का वादा किया, फिर जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। युए ने मुझे सबसे पहले देखा और चिल्लाया। जिनेर और जिनशु दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गईं। मैंने आते वक्त पकड़ी गई 2 जंगली मुर्गियों को ऊपर उठाया और लड़कियां खुशी से लगभग रो पड़ी। यिनेर और शुरशुर दरवाजे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ इंतजार कर रही थी और मैंने कल फिर सबको शहर ले जाने का वादा किया। जिंगजी सबसे आखिर में बाहर आई, गुस्सा होने का नाटक करते हुए। उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उन 5 को पता नहीं चलता कि कैसे जिंदा रहें। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। उसने मुझे सबके सामने ऐसा करने के लिए डांटा, लेकिन मैं बता सकता था कि वह सच में गुस्सा नहीं थी। फिर मैंने चुपके से सोने का वह सिक्का उसके हाथ में थमा दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया। मैंने फुसफुसाकर कहा कि मुझे औरतों के कपड़ों के 2 जोड़े चाहिए और उसे मेरे साथ पहाड़ी पर चलना होगा। मैं आज रात सब कुछ समझा दूंगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। जिंगजी की यही बात मुझे पसंद है। हम जितना ज्यादा साथ रहते हैं, मैं उतना ही देखता हूँ कि वह कितनी अलग है। वह मुझ पर पूरा भरोसा करती है। आंगन में बाघ का शव अभी भी वहीं पड़ा था जहां लड़कों ने उसे छोड़ा था। युए ने पूछा कि इसका क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि हम कल इसे शहर ले जाकर बेच देंगे। जो भी पैसा मिलेगा वह मदद करने वाले सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस बात पर लड़के खुशी से झूम उठे। उस रात लड़कों के जाने के बाद मैं जिंगजी को पहाड़ी पर ले गया जहां चोन कबीले की वे दोनों औरतें छिपी थीं। हम उन्हें वापस अपने आंगन में ले आए। यिनेर ने मुझे एक बेहोश औरत को पीठ पर लादे और घुमावदार तलवार वाली एक थकी हुई लड़की के साथ अंदर आते देखा और पूछा कि वे कौन थी। मैंने उससे कहा कि वे मुझे पहाड़ों में मिली और दरवाजा बंद करने को कहा।
जिंगजी ने नलान और शीर को बिस्तर पर लेटाया और उसके घाव से कपड़े हटाने लगी। जुड़वा बहनें गर्म पानी ले आईं। मैंने येनेर और शुरशुर को बाहर किसी के आने पर नजर रखने के लिए भेज दिया। मेंग्यान एक घुटने के बल बैठ गई और मुझसे अपनी राजकुमारी को बचाने की भीख मांगने लगी। मैंने उससे उठने को कहा। राजकुमारी बच जाएगी। मैंने सबसे कहा कि उसे राजकुमारी कहना बंद करें और बस लान शीर नाम का इस्तेमाल करें। मुझे अपनी पत्नियों पर पूरा भरोसा था और मैंने उसकी पहचान नहीं छिपाई। लेकिन जब जिंगजी शीर के खून से सने अंदरूनी कपड़े उतारने वाली थी तो उसने बहुत ही शालीनता से मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैंने शीर के खूबसूरत चेहरे को आखिरी बार देखा और बेमन से बाहर चला गया। आंगन में येनेर ने मुझे बाहर निकाले जाने पर चिढ़ाया। मैंने उसे पकड़ा, अपनी बांस की कुर्सी पर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके पीछे प्यार से 2 बार थपथपाया। वह शर्म से लाल हो गई और अपनी उस जादुई आवाज में मुझे पति कहकर बुलाया। मैं उसे रात के लिए सीधा पश्चिमी कमरे में ले गया। अगली सुबह मैंने लड़कों से बैलगाड़ियों की 3 गाड़ियां तैयार करवाईं, एक बाघ के शव के लिए, एक बिस्तर पर लेटी घायल शीर के लिए और एक सामान के लिए। एर्नियो ने पूछा कि वे 2 नई औरतें कौन हैं। मैंने उससे कहा कि मैंने उन्हें पहाड़ों से अपनी पत्नियों की नौकरानी के तौर पर उठाया है। उसने बस तारीफ में अपना सिर हिलाया और कहा कि अनिल गांव में सिर्फ मैं ही घर की नौकरानियां रख सकता हूं। हम ग्रीनस्टोन शहर की ओर चल पड़े। जब हम पुल पर पहुंचे तो पहले से ही एक बड़ी भीड़ इंतजार कर रही थी। रातों रात ये खबर फैल गई थी। गांव का मुखिया कल अपने बिना पैरों वाले बेटे को गाड़ी पर लेकर शहर से गुजरा था और मेरे बाघ मारने की कहानी 10 मील के दायरे में हर गांव तक पहुंच गई थी। उस विशाल शव को देखने के लिए लोग गाड़ी के चारों ओर उमड़ पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी ने अकेले ही यह कर दिखाया है। वे बातें कर रहे थे कि कैसे एक बार दूसरे गांव के 1 दर्जन लोग एक बाघ को मारने में मारे गए थे और यहाँ मैंने अकेले ही यह काम कर दिया था। भीड़ में से औरतें मुझे नखरे भरी निगाहों से देख रही थीं, मुझे बाघ मारने वाला हीरो और चिनपिंग काउंटी का सबसे महान शिकारी कह रही थीं। एक औरत ने जोर से पूछा कि क्या मैं छठी पत्नी के बारे में विचार करूंगा। मेरी 5 पत्नियां सफेद घूंघट पहने गाड़ियों के पीछे चल रही थी। जिनशो इस बात पर हैरान थी कि मैं कितना मशहूर हूँ। जिनोएल ने गर्व से अपना सिर उठाया, दूसरी औरतों की जलन भरी नजरों का मजा लेते हुए। शुरशुर ने कहा कि मुझसे शादी करना 3 जन्मों की किस्मत थी। येनेर ने कहा कि वह अपनी पहले की सारी विलासिता छोड़कर मेरे साथ यह सादा जीवन चुनेगी। जिंगजी ने कुछ नहीं कहा। वह बस गहरे होते प्यार भरी आंखों से मेरी पीठ को देख रही थी। जैसे ही हम शहर के बीचों बीच पहुंचे, अधिकारी भीड़ को हटाते हुए आगे आए। गश्ती कप्तान वांग हमसे मिलने आ रहे थे। जब मैंने गश्ती कप्तान वांग झोंग को आते देखा तो मैंने आगे बढ़कर सम्मान से सिर झुकाया। उन्होंने मुझे ये कहकर चौंका दिया कि वे मेरे पिता वांग शान को जानते थे और हमें खुद को चाचा और भतीजा समझना चाहिए। मैंने तुरंत यह मौका लपक लिया। किसी स्थानीय अधिकारी से जान पहचान होना, चाहे वह छोटे पद का ही क्यों न हो, चांदी से भी ज्यादा कीमती था। वह भी खुश थे। बाघ मारने के लिए मशहूर भतीजा होने से काउंटी में उनकी खुद की इज्जत बढ़ जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बाघ को बेचने में मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा रखूं और शाम तक मुझे पैसे मिल जाएंगे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी उन्हें सौंप दी। जिंगजी ने धीरे से पूछा कि क्या मुझे धोखा मिलने का डर नहीं है। मैंने उससे कहा कि नहीं। पूरे शहर ने मुझे बाघ लाते हुए देखा था और वह इसके लिए अपना नाम खराब करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। और वैसे भी अब हम एक ही परिवार के थे। मैंने एर्नियू और दाशान को अनाज की दुकान पर भेजा, फिर यूएर और औरतों को शहर के दक्षिणी छोर पर ले गया जहां डॉक्टर का क्लिनिक था। मैंने शीर को गोद में उठाकर अंदर ले गया। बूढ़े डॉक्टर ने तीर के उसके पकते हुए घाव को बस एक बार देखा और कहा कि हम उसे बिल्कुल सही समय पर ले आए हैं। आधा दिन और बीत जाता तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाता। उसे ठीक करने के लिए उन्हें 7 दिन चाहिए थे। मेंग यिन उसकी देखभाल के लिए वहीं रुक गई। क्लिनिक से बाहर निकलते हुए मैंने जिंगजी के सामने माना कि मैं हमारे इलाके में एक चांद राजकुमारी को छिपाने को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। उसने तुरंत मेरे मन की बात पढ़ ली और मुझे याद दिलाया कि खुद शीर ने क्या कहा था। कबीले की सेना हजारों मील की पर्वत श्रृंखला पार नहीं कर सकती थी और ग्रीन बुल पहाड़ों के अनगिनत रास्ते थे। कोई भी उसका सुराग लगाते हुए हमारे छोटे से गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। वह सही थी। मैंने सड़क के बीचों बीच ही उसके गाल पर चूम लिया। उसने अपना पैर पटका, लेकिन ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाई। मैंने अपनी पत्नियों को बताया कि हम एक बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं। सर्दियों के कंबल, गर्म कपड़े और ढेर सारा सुअर का मांस। वे खुशी से झूम उठी। उस शाम चाचा वांग काउंटी की राजधानी से एक भारी थैले के साथ वापस आए, जिसमें 200 तायल आधिकारिक चांदी थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि लू नाम का कोई अमीर आदमी अपना 60वां जन्मदिन मना रहा था और उसने पूरे बाग के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाई। मैंने तुरंत इसे आधा आधा बांटने की पेशकश की। उन्होंने नाराज होने का नाटक करते हुए मना कर दिया। इसलिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला, 20 तायल उनके लिए और 10-10 तायल उनके 4 सिपाहियों के लिए।
उन्होंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर वे इतनी छोटी सी रकम भी नहीं लेंगे तो मैं पूरे 200 लेने से मना कर दूंगा। आखिरकार उन्होंने वे 30 टाइल अपनी जेब में रख लिए और अपने आदमियों को मुझे धन्यवाद देने को कहा। उन्होंने कृतज्ञता से सिर झुकाया। 10 टाइल उनके लिए पूरे 1 साल की तनख्वाह थी। चाचा वांग के जाने के बाद मेरे पास 130 टाइल बचे थे। राजकुमारी के सोने के सिक्के को मिला दें तो मैं लगभग कंगाल से 2 दिनों में अनिल गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। मैंने लड़कों एर्नियू, युएर, गावा, दाशान और एक और लड़के को 15-15 टाइल चांदी बांट दी। यह उनके किसी भी परिवार के लिए पूरे 1 साल तक गुजारा करने के लिए काफी था। वे खुशी से पागल हो रहे थे। एर्नियू ने कहा कि वह अब घर पर सीना तानकर खड़ा हो सकता है। युएर ने चांदी को दांत से काटकर चेक किया कि वह असली है या नहीं। गावा लगभग रो पड़ा। उसका परिवार उन सब में सबसे गरीब है। उसके पिता विकलांग हैं और उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है। वे गुजारा करते हैं, हम बाकी लोगों की खैरात पर। सबके जाने के बाद मैंने गावा को किनारे खींचा और उसे 10 टाइल और देने की कोशिश की। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। मुझे उसे धमकाना पड़ा और जबरदस्ती चांदी उसके हाथों में थमानी पड़ी। फिर मैंने 5 पाउंड सुअर का मांस उसकी बाहों में थमाया और इससे पहले कि वह और बहस कर पाता, उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। जिनशु ये सब देख रही थी और उसने मुझे एक अच्छा इंसान कहा। मैंने उससे कहा कि इस बारे में चुप रहे। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी 5 पत्नियों को उम्मीद भरी नजरों से देखा। आज रात वे दोनों चोन कबीले की कबाब में हड्डी यहाँ नहीं थी तो शायद हम सब फिर से उस बड़े बिस्तर पर साथ सो सकते थे। जिंगजी शर्म से लाल हो गई और साफ मना कर दिया। उसने कहा कि आज रात मैं पश्चिमी कमरे में अकेला सोऊंगा। फिर जिनशु और जिनवेई ने झेपते हुए बताया कि उनका मासिक धर्म शुरू हो गया है। मैंने येनेर और शुरशुर को बेचारी नजरों से देखा। वे खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली कि वे ठीक है। तो उस रात उन दोनों ने मेरा साथ निभाया। आधा महीना ऐसे ही उड़ गया। एक सुबह नाश्ते के बाद मैं शीर का हालचाल लेने शहर जाने ही वाला था कि एर्नियो पसीने से तरबतर और हांफता हुआ मेरे दरवाजे पर दौड़ता हुआ आया। अधिकारी फिर से गांव आए थे, इस बार पत्नियां बांटने नहीं बल्कि हमें कल ही काउंटी सैन्य शिविर में पहुंचने का आदेश देने। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के 1 महीने की समय सीमा को आधा कर दिया था। एर्नियो ने वजह पूछी थी तो इसके लिए उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया गया। मैं गांव के चौराहे पर गया। एक घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी रजिस्टर से नाम पढ़ रहा था और चिल्ला रहा था कि जिस किसी को भी पत्नी मिली है उसे कल सुबह तक काउंटी छावनी में रिपोर्ट करना होगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। जो कोई भी नहीं आएगा उसे भगोड़ा मानकर मौत की सजा दी जाएगी। 30 के आसपास के एक आदमी ने विरोध किया। उसने कहा कि उसने अभी तक अपनी पत्नी को गर्भवती भी नहीं किया है। सिपाही ने उसे चुप रहने को कहा, नहीं तो भगोड़ा मान लिया जाएगा। युएर और लड़के मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे गंभीर थे। मैंने उनसे शांत रहने को कहा। मैं उनके साथ ही रहूंगा। फिर मैं आगे बढ़ा और सिपाही से पूछा कि हमें साथ क्या लाना होगा। उसने कहा कि रास्ते में खाने के लिए बस थोड़ी सी चांदी। अगर हम लड़ाकू सैनिकों के रूप में चुने गए तो हमें हथियार और वर्दी मिलेगी। अगर हम सिर्फ सहायक टुकड़ी के लायक निकले तो हमें अपने खुद के हथियार, बिस्तर और पैसे लाने होंगे, क्योंकि सहायक सैनिकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। मुश्किल से खाना, मुश्किल से कपड़े मिलते थे। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि लड़ाकू सैनिकों को कम से कम उपकरण और अच्छा खाना तो मिलता है, लेकिन वे मोर्चे पर मारे जा सकते हैं। सहायक सैनिकों के बचने की गुंजाइश ज्यादा थी, लेकिन वे कुत्तों की तरह जीते थे। दूसरों ने कहा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी तैनाती कहाँ होती है। अगर उन्होंने आपको मोर्चे पर भेज दिया तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। जिस दिन का मुझे डर था वह आखिरकार आ ही गया था। सिपाहियों के जाने के बाद मैंने उन दर्जन भर युवाओं से जो पीछे रुक गए थे कहा कि वे घर जाएं, अपने परिवारों को अलविदा कहें और भोर में गांव के दरवाजे पर मिले। युएर ने पूछा कि क्या मैं लड़ाकू सैनिक बनना चाहता हूं या सहायक। एर्नियो ने दावा किया कि मैं जाहिर तौर पर एक लड़ाकू सैनिक बनूंगा। उसने कहा कि मेरी काबिलियत के साथ मैं एक दिन जनरल बनूंगा। गावा ने बस इतना कहा कि मैं जो भी चुनूंगा वह भी वही चुनेगा। मैं अकेला घर की तरफ चल दिया। औरतों को अभी तक कुछ पता नहीं था। जब येनेर ने मुझे इतनी जल्दी वापस आते देखा तो मैंने उससे तुरंत 5 पत्नियों को बुलाने के लिए कहा। वे कपड़े धोने की टोकरियां लिए नदी से दौड़ती हुई आईं। जिंगजी मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई और मेरा सिर दबाने लगी। मैंने उन्हें सीधे बता दिया, मैं कल सुबह काउंटी छावनी के लिए निकल रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिंगजी के चेहरे का रंग उड़ गया। सिर्फ आधे महीने में हमने एक साथ एक असली रिश्ता बना लिया था और अब वह सब छीना जा रहा था। मैंने उम्मीद की थी कि मुझे 2 हफ्ते और मिलेंगे ताकि हमारा रिश्ता और गहरा हो सके, शायद कोई गर्भवती हो जाए और मैं गुण बिंदु कमाता रहूं। अब वह सब खत्म हो गया था। मैंने उनसे वह कहा जो उन्हें सुनने की जरूरत थी। अनाज और सर्दियों का सामान तैयार था। अगर कभी यह खबर आए कि मैं युद्ध में मारा गया हूं तो वे जाने के लिए आजाद थी और दूसरी शादी कर सकती थी।
जिंगजी ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए और कहा कि वे मेरे घर लौटने का इंतजार करेगी। शुरशुर रोने लगी और बोली कि अगर मैं मर गया तो वह भी जिंदा नहीं रहेगी। यिनेर ने उसे तुरंत चुप कराया। उसने कहा कि मैं एक जनरल बनकर लौटूंगा और उन सबको अधिकारियों की पत्नियां बनाऊंगा। जिन्वा ने अपना छोटा सा मुंह फुलाया और हामी भरी। मैंने उनसे एक अच्छी सी विदाई की दावत पकाने को कहा। फिर मैंने पांचों को एक साथ अपनी बाहों में भर लिया। यिनेर ने मुझे शीर की याद दिलाई। मैंने कहा कि उसका घाव भरने में 2 या 3 महीने लगेंगे। उसके बाद वह चाहे तो रुक सकती है या अपनी मर्जी से जा सकती है। मुझे अब और भी बड़ी चीजों की चिंता करनी थी। हजारों सैनिकों के आपस में टकराने वाली एक असली लड़ाई में अपनी खुद की ताकत सिर्फ एक हद तक ही काम आती है। सेना में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत से ज्यादा की जरूरत थी। उस रात हमने अपना आखिरी खाना एक साथ खाया और फिर हम 6 लोगों ने आखिरी बार वह बड़ा बिस्तर साझा किया। मेरी हर पत्नी ने खुद को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया। यहां तक कि जिंगजी ने भी अपनी हमेशा वाली हिचकिचाहट छोड़ दी और खुद मेरे पास आए। सुबह तक मैंने 2 और गुण बिंदु हासिल कर लिए थे। मेरी ताकत अब 29 हो गई थी, एक आम इंसान से लगभग 6 गुना ज्यादा। सहन शक्ति 25, फुर्ती 22। सच में एक सुपरहीरो जैसा शरीर। केवल मेरी बुद्धि और किस्मत ही पीछे रह गई थी। किस्मत तो खासकर अभी भी सिर्फ 2 बिंदु थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यह किस काम आती है। मैं भोर होने से पहले चुपचाप बिस्तर से उठ गया। चादरों पर गोरे लंबे पैरों की 5 जोड़ियां उलझी हुई थीं। वे सब अभी भी गहरी नींद में थीं, पूरी तरह से थकी हुई। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ और आखिरी बार उन्हें देखा। अलविदा मेरी पत्नियों। वे सब जगी हुई थीं, यह मुझे बाद में पता चला। जिनशु जिंगजी के गले लग गई और फुसफुसाकर बोली कि मैं सच में चला गया हूँ। जिंगजी, जिसका चेहरा अभी भी पिछली रात के खुमार से लाल था, धीरे से बोली कि मैं वापस आऊंगा। यिनेर छत को घूरती रही और सोचती रही कि वह दिन कब आएगा। गांव के दरवाजे पर लड़के पहले से ही विलो पेड़ के नीचे जमा थे। एर्नियो मुझे मेरा सामान और छोटा चाकू लेकर आते देख मुस्कुराया। मैंने भाषणबाजी में समय बर्बाद नहीं किया। मैंने अपना हाथ हिलाया और बस एक शब्द कहा, चलो। हम 15 लोग अनिल गांव के सबसे ताकतवर जवान शिनपिंग काउंटी की ओर कूच कर गए। पैदल 30 मील का सफर तय करने में हमें लगभग 4 घंटे लगे। जब हम पश्चिमी दरवाजे पर पहुंचे तो दर्जनों सैनिक और सिपाही भीड़ को संभाल रहे थे। एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा कि सैन्य ड्यूटी के लिए आने वाला कोई भी व्यक्ति हाजिरी लगाने के लिए दीवार के बाहर लाइन में लग जाए। हमें शहर के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं थी। दरवाजे पर एक सैनिक ने हमारी हाजिरी ली। लाइन तेजी से आगे बढ़ रही थी। अपना नाम लिखो या अंगूठा लगाओ। जब मैंने ब्रश उठाया और अपना नाम लिखा तो 2 अधिकारी रजिस्ट्रेशन टेबल के पास आए। क्लर्क झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनमें से एक अधिकारी की वर्दी पहने एक गोरा, सलीके से तैयार आदमी मेरे नाम को घूरने लगा और पूछा कि क्या मैं अनिल गांव का बाघ मारने वाला हीरो हूँ। मैंने कहा हाँ। फिर उसने अपना परिचय दिया, झाओ जियान, काउंटी का डिप्टी मजिस्ट्रेट और गांव के मुखिया झाओ तियान का छोटा भाई, झाओ दा का चाचा। मुझे लगभग धक्का सा लगा। पिछली बार मैंने जो सुना था उसके हिसाब से यह आदमी सिर्फ एक मामूली क्लर्क था। अब वह शिनपिंग काउंटी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था। पता चला कि मेरे बाघ मारने से उसे भी फायदा हुआ था। जब काउंटी मजिस्ट्रेट को पता चला कि मशहूर बाघ मारने वाला शिकारी उसी के क्लर्क के गांव से है, तो उसने झाओ जियान को उसी समय प्रमोट कर दिया। मैं तो जैसे झाओ परिवार के लिए लकी चार्म बन गया था। वह बहुत दोस्ताना बर्ताव कर रहा था। उसने मुझसे उसे चाचा झाओ कहने को कहा और झाओ दा की जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मैंने अपना सबसे शरीफ चेहरा बनाया और कहा कि झाओ दा और मैं भाइयों की तरह हैं। जाहिर है मैं उससे बचाता। मेरे पीछे एर्नियो और यूएर हंसी रोकने के लिए अपने होंठ चबा रहे थे। काउंटी का सैन्य कप्तान ली शियोग भी वहीं खड़ा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नजरों से देखा और कहा कि जो जवान अकेला एक बाघ को मार सकता है, उसका सेना में भविष्य बहुत उज्जवल है। झाओ जियान ने धीरे से ली शियोग से हमारे गांव के लड़कों का ख्याल रखने को कहा। ली शियोग ने सिर हिलाया और कहा कि समझो काम हो गया। डेस्क पर बैठा युवा क्लर्क ली जियान भी काफी प्रभावित था। उसने मुझे छांव में आराम करने और शिविर तक ले जाने वाले रक्षक का इंतजार करने को कहा। हमारे जाने से पहले मैंने उससे टुकड़ी के नेता किन फैंग नाम के एक गठीले आदमी को चेतावनी देते हुए सुना कि चांद घुड़सवार सेना ने पहले ही हमारे नानान जिले में छापा मार दिया है और पश्चिम में स्थित अंची जिले को तबाह किया जा रहा है। हालात मेरी सोच से भी ज्यादा खराब थे। किन फैंग ने हमें 4 कतारों में खड़े होने का आदेश दिया। उसका उपसेनापति किन इर्गू नाम का एक सांवला सैनिक, जो भी सीधा खड़ा नहीं होता, उसे लात मार रहा था। हम उत्तर पूर्व की ओर लगभग 5 मील पैदल चलकर एक सैन्य शिविर में पहुंचे जिसके दरवाजे पूरे खुले हुए थे। जब हम पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। किन फैंग ने फैसला किया कि हथियार कल दिए जाएंगे और हमसे प्रशिक्षण मैदान में सोने को कहा, जो कि घास फूस वाली जमीन का एक बहुत बड़ा खुला हिस्सा था। एक बड़े से रंगरूट ने मिट्टी में सोने की शिकायत की। किन इर्गू ने उसे ऐसी नजर से घूरा कि उसकी बोलती तुरंत बंद हो गई।
उसने हमें चेतावनी दी कि शिविर से बाहर जाते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा मानकर मार दिया जाएगा। फिर उसने हमसे 2 बार यह बुलवाया कि हम समझ गए हैं, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। सैनिकों के जाने के बाद हम सब जमीन पर बैठ गए। यूए ने अपनी गठरी खोली और मक्के की कुछ पीली रोटियां निकाली। एर्नियो के पास कुछ बासी उबले हुए बन और अचार वाली सब्जियों के 2 टुकड़े थे। बस यही था हमारा रात का खाना। सैनिकों के रूप में हमारी पहली रात को खुले आसमान के नीचे नंगी जमीन पर ठंडा खाना। प्रशिक्षण मैदान पर वह पहली रात बहुत ही भयानक थी। मध्य सितंबर तक रातें ठंडी हो गई थी और आधे से ज्यादा लोग कांपते और चीखते हुए उठे थे। भोर में शुनएर्गा ने एक तांबे का घंटा तब तक बजाया जब तक कि सभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए। नाश्ते में चावल का एक पतला दलिया, मोटे अनाज के 2 बन और अचार वाली सब्जियों के कुछ टुकड़े थे। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। गांव के आदमियों के लिए कोई भी खाना अच्छा खाना ही होता था। खाने के बाद हम मैदान में लाइन में लग गए और इंतजार करने लगे। फिर काउंटी कप्तान ली शियोग अपनी टुकड़ी के नेताओं के साथ आया। कोई भाषण नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। उसने हमसे एक तरफ चुनने को कहा। लड़ाकू सैनिक बाईं ओर, सहायक सैनिक दाईं ओर। यूएर और बाकी सब लड़के मेरी तरफ देखने लगे। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बाईं ओर चल दिया। मेरे हर एक भाई ने मेरा साथ दिया। यूएर, एर्नियू, गावत, दाशांत, हम कुल मिलाकर 8 या 9 लोग थे। हमारे गांव के केवल 4 या 5 उम्रदराज आदमियों ने ही सहायक ड्यूटी चुनी। हर लड़ाकू सैनिक को एक असली भाला और सैन्य वर्दी मिली, जबकि सहायक सैनिकों को एक सस्ता लंबा भाला और भान की कमीज थमा दी गई। फर्क साफ नजर आ रहा था। फिर ली शियोग ने असली बम फोड़ा। यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम नानान जिले में नहीं जा रहे थे जैसा कि सबको लग रहा था। हमें अंची जिले पश्चिमी मोर्चे पर भेजा जा रहा था, जहाँ चांद घुड़सवार सेना पहले ही पहाड़ी दर्रे को तोड़कर घुस चुकी थी और पूरे इलाके में तबाही मचा रही थी। पूरे मैदान में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि यह तो सीधे सीधे मौत की सजा है। यहाँ किसी के पास भी असली ट्रेनिंग नहीं थी। चांद घुड़सवार खूंखार योद्धा थे और पश्चिमी दर्रा टूट जाने के बाद छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ली शियोग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह खामोश रहने के लिए दहाड़ा। तुम्हें क्या लगता है दरबार ने तुम्हें अनाज, चांदी और औरतें खैरात में दी है? अगर मरना नहीं चाहते हो तो अगले 3 दिन तक जी तोड़ मेहनत करो। तुम्हें सीधे युद्ध में नहीं झोंका जाएगा। मैं तुम्हें एक सुरक्षित रास्ते से जिला राजधानी भेजूंगा, जहां तुम तब तक ट्रेनिंग करोगे जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इस बात से लोग थोड़े शांत हुए। उसने टुकड़ी के नेता किन फैंग को हमारी ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा और वहां से चला गया। किन फैंग ने तुरंत सारा काम किन एर्गू के मत्थे मर दिया और बाकी टुकड़ी नेताओं के साथ चलता बना। 3 दिनों तक एर्गू ने सुबह से लेकर शाम तक हमारा पसीना बहाया, गोल रक्षात्मक संरचनाएं, चौकोर हमलावर संरचनाएं और भाले का बुनियादी काम सिखाया। तीसरी सुबह तक जब ली शियोग वापस मुआयना करने आया तो हम में से लगभग 400 लोग एक व्यवस्थित टुकड़ी में चल सकते थे। वह संतुष्ट लग रहा था। किन फैंग ने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर रिपोर्ट दी, 386 रंगरूट सभी उपस्थित हैं। ली शियोग ने उसे आदेश दिया कि हमें 7 दिनों के भीतर अंची जिले की राजधानी ले जाए। एर्गू ने दहाड़ते हुए कहा कि सब अपना सामान उठाएं और शिविर के दरवाजे पर इकट्ठा हों। सभी आदमियों ने एक स्वर में जवाब दिया। हम सच में पहली बार सैनिकों की तरह लग रहे थे। जैसे ही भीड़ छंटने लगी, किन फैंग ने मेरा नाम पुकारा और मुझे पीछे रुकने को कहा। बाकी सबके जाने के बाद किन फैंग मुझे एक तरफ ले गया और धीरे से पूछा कि क्या मैं काउंटी में ही पीछे रुकना चाहता हूँ। उसने कहा कि वह और कप्तान ली इसका इंतजाम कर सकते हैं। मुझे अंची जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एर्नियू और लड़कों को अपनी पीठ पर सामान लादे दरवाजे की तरफ जाते देखा और उसे मना कर दिया। मैं अंची जा रहा था। उसने मुझे चेतावनी दी कि वहां बाहर पूरी तबाही मची है, चांद घुड़सवार हर जगह हमले कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है। उसने मेरी पीठ थपथपाए और कहा कि मुझमें असली हिम्मत है। यूए ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। मैंने उससे कहा कि टुकड़ी का नेता बस इतना चाहता था कि रास्ते में मैं तुम बेवकूफों को काबू में रखूं। यूए बड़बड़ाया कि हम कोई भगोड़े नहीं हैं। शिविर के दरवाजे पर डिप्टी मजिस्ट्रेट झाओ जियान ने किन फैंग को अपने गांव के भतीजों का ख्याल रखने की याद दिलाई। कप्तान ली शियोग काफी गंभीर लग रहा था। हमारे वहां से जाने के बाद मैंने बाद में सुना कि उन दोनों अधिकारियों ने इस बारे में बात की कि हालात कितने खराब हो चुके थे। शिनपिंग काउंटी में अब केवल 30,000 घर बचे थे और 20% से भी कम आदमी उपलब्ध थे। गवर्नर अंची में केवल कुछ हजार नौसिखिए रंगरूट भेज रहा था, जैसे कि उसने उस जिले को पहले ही बर्बाद मान लिया हो। ली शियोग को शक था कि गवर्नर पेशेवर सीमा सेना को बचाकर रख रहा है और चांग सेना से सीधे टकराने से कतरा रहा है। 6 दिनों की कड़ी पदयात्रा के बाद हम अंची जिले की राजधानी पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर मेरी सांसें अटक गईं। शहर की दीवारें पूरी तरह से पत्थर और ईंटों से बनी थी, जो 60 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी। एक असली किला चिनपिंग काउंटी की नीची दीवारों जैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन चारों दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। शहर के चारों ओर की सड़कें सुनसान थीं।
दीवारें हथियारों से अटी पड़ी थी और सैनिक हमें नीचे घूर रहे थे। किन फैंग ने हमें पूर्वी दरवाजे की तरफ जाने को कहा। उसके आदेशों के अनुसार अंदर जाने का वही एक रास्ता था। हम ऊपर मौजूद रक्षकों की चौकस नजरों के नीचे दीवार के आधार के साथ साथ दौड़े। फिर पूर्वी दरवाजे से लगभग 300 मीटर दूर चांद घुड़सवार सेना आधम की। उत्तर की ओर पेड़ों की एक कतार से दर्जनों घुड़सवार अचानक निकले और सीधे हमारी तरफ धावा बोल दिया। उनके घोड़ों की काठियों पर रस्सियों से कटे हुए इंसानी सिर लटक रहे थे। किन फैंग ने गाली बकी और चिल्लाकर सबको भाले उठाने और गोल संरचना बनाने को कहा। उसने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि वे सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। कोई बड़ी फौज होती तो हमें वही मौके पर ही मिटा देती। लेकिन चांद घुड़सवार सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भी बेहद खौफनाक थी। एक घुड़सवार आसानी से हमारे 3 से 5 आदमियों को संभाल सकता था और उसके खुद के 50 अनुभवी सैनिकों ने भी कभी असल युद्ध नहीं देखा था। उसने एक भारी ढाल और एक लंबा भाला उठाया और खुद को संरचना के एकदम आगे खड़ा कर लिया, सामने से आते घुड़सवारों का सीधा सामना करने के लिए तैयार। मेरे पीछे यूए डर के मारे रोने लगा। एर्नियो ने अपना भाला कसकर पकड़ा और सख्त दिखने की कोशिश की, लेकिन वह उन घुड़सवारों की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। मैंने उन घुड़सवारों को करीब आते देखा। सूरज की रोशनी में उनकी घुमावदार तलवारें चमक रही थी, उनके घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी और मैंने सबसे डटे रहने को कहा। अगर हम पहले हमले में बच गए तो हम पलटवार कर सकते थे। मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने पहले ही पहाड़ों में अपने ही हाथों से 1 दर्जन से ज्यादा चांद सैनिकों को मार गिराया था। घोड़े पर सवार होने से वे ज्यादा डरावने जरूर लग रहे थे, लेकिन उनके पास भी मेरी तरह एक ही सिर था। किन फैंग ने एक जोरदार युद्ध की दहाड़ लगाई जब घुड़सवार हम पर टूट पड़े। चांद सूबेदार खुद हमले की अगुवाई कर रहा था और हम में से एक एक को जान से मारने के लिए चिल्ला रहा था। वह पूरी रफ्तार से हमारे भालों के घेरे में जा घुसा। उसकी घुमावदार तलवार दाएं और बाएं चलने लगी और उसने पलक झपकते ही कई आदमियों को काट डाला। उसके घुड़सवार भी ठीक उसके पीछे पीछे आ गए। घोड़े सीधे शरीरों से टकरा रहे थे, भाले तिनकों की तरह टूट रहे थे और हर तरफ खून के फव्वारे फूट रहे थे। कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों से नीचे गिर पड़े, लेकिन हमारे पक्ष का नुकसान बहुत भयानक था। किन फैंग ने अपने भाले से एक घुड़सवार को मार गिराया और चिल्लाकर सबसे कतारें बंद करने और घुड़सवारों को हमारे घेरे के अंदर ही फंसाए रखने को कहा। सूबेदार को घिर जाने की कोई परवाह नहीं थी। वह देख सकता था कि हम सब नौसिखिए हैं और उसने अपने आदमियों को घेरा तोड़कर दूसरे हमले के लिए वापस आने को कहा। किन फैंग जानता था कि अगर वे बाहर निकल गए तो यह एक तरफा नरसंहार बन जाएगा। किन इर्गू अपने भाले के साथ सूबेदार पर कूद पड़ा। सूबेदार ने अपने घोड़े की लगाम खींची। वह जानवर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी तलवार के एक ही झटके से उसने एर्गो के भाले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। घोड़ा एर्गो की तरफ तेजी से नीचे आया और सूबेदार ने किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए आखिरी वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। तभी मैंने अपनी चाल चली। मैंने जमीन से छलांग लगाई, हवा में उड़ते हुए अपना भाला सीधे सूबेदार की छाती के आर पार कर दिया। भाले की नोक उसे पूरी तरह चीरती हुई निकल गई। उसने अविश्वास से उसे नीचे देखा, फिर अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरने से पहले ही वह मर चुका था। एर्गो कांपते हुए मुझे घूरने लगा और हकलाते हुए धन्यवाद कहा। मैंने उससे कहा कि इसे अभी बचा कर रखे। हमें अभी भी लगभग 40 घुड़सवारों से निपटना था, लेकिन उनके नेता को मारने से उनका हौसला टूट गया था। सूबेदार के बिना घुड़सवार सेना में दहशत फैल गई। एक घुड़सवार चिल्लाया कि कमांडर मारा गया है और उसने भागने की कोशिश की। किन फैंग ने मौके का फायदा उठाया और दहाड़ कर कहा कि जो कोई भी एक चांद घुड़सवार को मारेगा उसे चांदी के 5 सिक्के मिलेंगे। 3 को मारने पर नायक का पद मिलेगा, 6 को मारने पर सार्जेंट बनोगे। इस बात ने सबके खून में उबाल ला दिया। मैंने इस अफरा तफरी के बीच एर्नियो और लड़कों को शिकार पर लगा दिया। मैं अपने भाले से घुड़सवारों को एक एक करके उनके घोड़ों से गिराने लगा। दोनों तरफ से चीख पुकार मची हुई थी। जब ये सब खत्म हुआ तो 30 से ज्यादा चांद लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। केवल 1 दर्जन के करीब घुड़सवार ही बचकर भाग पाए, लेकिन हमने खुद भी 70 या 80 आदमी खो दिए थे, जो या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल थे। ये बहुत खौफनाक था। किन फैंग ने हमें आदेश दिया कि घायलों को उठाओ, सबूत के तौर पर दुश्मनों के सिर काट लो और शहर के दरवाजे की तरफ भागो। उसे डर था कि कहीं उनकी कुमुक न आ जाए। दीवार पर मौजूद एक युवा अधिकारी ने हमें ललकारा। किन फैंग ने हमारी पहचान बताते हुए चिल्लाया, नानान जिला, शिनपिंग काउंटी, और पासवर्ड बताया। दरवाजा खुल गया और हम सब अंदर घुस गए। आखिरी आदमी के चौखट पार करने के कुछ ही मिनटों बाद धरती कांपने लगी। हजारों चांद घुड़सवार उत्तरी मैदान को पार करते हुए एक काली लहर की तरह पूर्वी दरवाजे की तरफ उमड़ पड़े। एर्गो हांफते हुए नीचे झुका और बोला कि अगर हम जरा भी धीमे होते तो हम सब उन दीवारों के बाहर मारे जा चुके होते। किन फैंग ने मेरी तरफ देखा और कहा कि पूरा पासा मेरे भाले के एक ही वार से पलट गया। उसके बिना हम में से 10 में से 9 लोग मारे गए होते। मैंने उससे कहा कि यह सबकी मेहनत थी। युवा अधिकारी दीवार से नीचे आया और अपना परिचय दिया। उसने ऊपर से पूरी लड़ाई देखी थी और बहुत प्रभावित था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ 100 नौसिखिए रंगरूट न केवल घुड़सवार सेना के हमले से बच निकलेंगे, बल्कि हमलावरों में से ज्यादातर को मार भी गिराएंगे। उसने किन फैंग से कहा कि हमें उत्तरी शिविर में ले जाए, जहां अन्य काउंटियों से कुमुक आने के बाद जिला गवर्नर हमें तैनात करेगा। उसका लहजा सम्मानजनक था। यह इज्जत हमने खून बहाकर कमाई थी। शहर के अंदर सड़कें शरणार्थियों से खचाखच भरी थीं। हर दीवार के साथ कच्चे तंबू लगे हुए थे, जिनमें औरतें और बच्चे शून्य में घूर रहे थे। एर्गो ने चांद घुड़सवारों को कोसा। एर्नियो ने कसम खाई कि हम उनमें से हर एक को लियोन प्रांत से बाहर खदेड़ देंगे। युवा अधिकारी, जिसका नाम लुजानबे था, मेरे बगल में चल रहा था और उसने मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बता दिया। वह मुस्कुराया और बोला कि यह नाम मुझ पर बिल्कुल जचता है, सच में एक बाघ जैसा खूंखार। फिर वह अचानक रुक गया। आगे झाओ मांग नाम का एक भारी भरकम अधिकारी सफेद कपड़े और घूंघट पहने एक औरत को परेशान कर रहा था, जिसने शरणार्थियों को खिलाने के लिए दलिया का स्टॉल लगाया था। झाओ मांग का कहना था कि शहर के कमांडर ने अभी अभी एक आदेश जारी किया है। निजी राहत कार्यों पर रोक लगाने का आदेश देते हुए उसने अपने सैनिकों से स्टॉल तोड़ने और शरणार्थियों को भगाने को कहा। उस औरत ने, जो लियू जिंगबेई की छोटी बहन लियू रुशुई थी, कहा कि उसने ऐसा कोई आदेश पहले कभी नहीं सुना। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस युवा अधिकारी ने हमें दरवाजे से अंदर आने दिया था, वह असल में उसका भाई था। लियू जिंगबेई आगे आया और उसने झाओ मांग का सामना करते हुए उस आदेश को झूठा बताया। झाओ मांग ने एक कुटिल मुस्कान दी। उसका चाचा जिले का सैन्य कमांडर था, जो अंची में सबसे बड़ा अधिकारी था। उसने इस बात को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की कि उसका असली मकसद लियू रुशुई को पाना था। वह काफी समय से उस पर नजर गड़ाए हुए था और इस बात को सिर्फ एक बहाना बना रहा था। जब जिंगबेई ने अपनी बहन को सौंपने से इनकार कर दिया, तो झाओ मांग ने अपने दर्जनों सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया। दोनों गुट आपस में भिड़ गए। जिंगबेई ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन झाओ मांग ज्यादा ताकतवर था। तीसरे स्तर के बोन फोजिंग वाले जिंगबेई के सामने चौथे स्तर का ब्लडची मार्शल आर्टिस्ट था। एक ही जोरदार मुक्के ने जिंगबेई को जमीन पर धूल चटा दी। वह खून खांस रहा था। उसके अंदरूनी अंगों पर गहरी चोट आई थी। वह उठ भी नहीं पा रहा था। झाओ मांग ने अपनी जीत का घमंड दिखाते हुए रुशुई की तरफ कदम बढ़ाए और कहा कि एक बार जब वह उसे अपना बना लेगा, तो लियू परिवार के पास शादी के लिए राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वह खौफ से कांपते हुए पीछे हटी और कहने लगी कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। झाओ मांग ने उसका घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, ये कहते हुए कि वह देखना चाहता है कि अंची की सबसे खूबसूरत लड़की सच में अपनी तारीफ के लायक है या नहीं। रुशुई लड़खड़ाकर एक बेंच पर गिर पड़ी, लेकिन मैं पहले ही अपनी जगह से हिल चुका था। उसके जमीन पर गिरने से पहले ही मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मेरा एक हाथ उसकी कमर पर था। उसने अपनी आंखें खोली और मेरा चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब पाया। उसके गाल लाल हो गए और वह मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मुझे शुक्रिया कहा। झाओ मांग गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि मैं कौन सा कीचड़ में सना हुआ गवार हूं और कहां से आया हूं। किन फैंग सावधानी से बीच में आया। उसने सिर झुकाकर सफाई दी कि हम चिनपिंग काउंटी के नए रंगरूट हैं। उसने निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश की। झाओ मांग और झांग बेई दोनों ही कप्तान थे और दोनों हजार सैनिकों की कमान संभाल रहे थे, जो हमारे पद से बहुत ऊपर की बात थी। झाओ मांग ने हमें वहां से दफा होने को कहा, लेकिन मैं अभी भी रुशुई को अपनी बाहों में थामे हुए था और अपना मुंह बंद नहीं रख सका। मैंने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि सब सुन सकें, जनाब, दिन दहाड़े किसी औरत को जबरदस्ती उठाना कुछ सही नहीं लग रहा, क्या आपको लगता है? झाओ मांग ने मुझे ऐसी खूंखार नजरों से घूरा जैसे वह मुझे जिंदा चबा जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि मैं खुद को समझता क्या हूँ। मैंने बहुत ही शांति से उसे जवाब दिया कि मैं तो बस एक नया रंगरूट हूँ, जिसने इत्तेफाक से चांग सेना के एक सूबेदार को मार गिराया है। वह मेरे मुंह पर जोर से हंसा और कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक नौसिखिया सैनिक युद्ध के मैदान के किसी खूंखार अधिकारी को मार गिराए। मैंने उसे टोकते हुए सुधारा, सिर्फ सूबेदार ही नहीं, बल्कि 13 और घुड़सवार भी, और वह भी अभी अभी पूर्वी दरवाजे के ठीक बाहर। उसने झांग बेई की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या ये सच है। झांग बेई ने अपने खून से सने होठों से एक मुस्कान दी और कहा कि यही तो वजह है कि वह अपनी ड्यूटी छोड़कर खुद हमें शिविर तक छोड़ने आया है। झाओ मांग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए किन फैंग ने हमारे आदमियों को सबूत सामने लाने का इशारा किया। 34 चांग सैनिकों के कटे हुए सिर एक एक करके सामने रख दिए गए। उस नजारे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सड़क के किनारे खड़े शरणार्थियों की भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे, अपने मरे हुए माता पिता को याद करके रोने लगे और हमें हीरो कहकर पुकारने लगे। कुछ नौजवानों ने तो उसी वक्त सेना में भर्ती होने का ऐलान कर दिया। भीड़ हमारी तरफ उमड़ पड़ी। झाओ मांग ने भीड़ को बेकाबू होते देखा और समझ गया कि अगर उसने अब कोई हरकत की तो दंगा भड़क जाएगा। उसने झांग बेई पर गुर्राते हुए कहा कि आज उसकी किस्मत अच्छी है, और फिर अपने आदमियों के साथ वहां से झल्लाता हुआ चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी भी रुशुई की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने बहुत ही आहिस्ता से मुझसे पूछा कि क्या मैं अब उसे छोड़ सकता हूँ।
मैंने माफी मांगी और उसे छोड़ दिया। हालांकि सच कहूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं था। झांग बेई ने अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे पूरे सम्मान के साथ धन्यवाद दिया। उसने वादा किया कि वह खुद जिला गवर्नर को हमारी इस लड़ाई की रिपोर्ट देगा और यह पक्का करेगा कि हम सबको इसका पूरा इनाम मिले। फिर उसने अपनी कमान का बिल्ला लियू ए रू नाम के एक रक्षक को सौंप दिया और उसे हमें उत्तरी शिविर तक ले जाने का आदेश दिया, जबकि वह खुद रुशुई को लेकर घर चला गया। जाने से पहले रुशुई ने चुपके से मेरी तरफ एक आखिरी नजर डाली। मैं उन्हें तब तक जाता हुआ देखता रहा जब तक किन फैंग ने मुझे कोहनी मारकर घूरना बंद करने को नहीं कहा। उत्तरी शिविर में दरवाजे के रक्षकों ने पहले तो हमारी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने इर्नियू और यूएर के हाथों में वो कटे हुए सिर देखे तो उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। उन्होंने तुरंत हमें अंदर जाने का रास्ता दे दिया। 1 घंटे के भीतर पूरे शिविर में ये खबर फैल गई कि हमने क्या कारनामा किया है। हजारों सैनिक, चाहे वो नए हो या पुराने, उन 34 सिरों के ढेर को घूरने के लिए ट्रेनिंग मैदान में इकट्ठा हो गए। हर तरफ हमारी ही चर्चा थी। पता चला कि एक दिन पहले 500 रंगरूटों का एक और दल आया था और उनका भी चांग सेना की वैसी ही एक टुकड़ी से सामना हुआ था। उन्होंने अपने आधे से ज्यादा आदमी खो दिए थे और 200 से भी कम लोग शहर की दीवारों के अंदर जिंदा पहुंच पाए थे। उनकी तुलना में हमारा प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिविर का डिप्टी कमांडर झांग युआन शान दौड़ता हुआ वहां आया। उसने उन सिरों को घूरा, किन फैंग से पूछा कि क्या ये सच है, और जब किन फैंग ने हामी भरी तो उसने लगातार 3 बार कहा, बहुत खूब। उसने आदेश दिया कि इस पूरी लड़ाई की एक विस्तृत रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए। किन फैंग ने झिझकते हुए माना कि उसे लिखना नहीं आता। झांग हंसा और बोला कि उसे बस बोलकर लिखवाना है। शिविर में मुंशी मौजूद थे। उसने वादा किया कि वह रिपोर्ट आज रात तक जिला गवर्नर और शिविर कमांडर तक पहुंच जाएगी और हमसे अपने इनाम का इंतजार करने को कहा। हम उस ट्रेनिंग मैदान में सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े रहे। हम 300 लोग गंदे और खून से लथपथ थे, जबकि शिविर का हर एक सैनिक हमें पूरे सम्मान की नजर से देख रहा था। ये बहुत ही गर्व का पल था। 34 सिरों का मतलब था प्रति सिर 5 ताइल, यानी कुल 170 ताइल चांदी। लेकिन पैसों से कहीं बढ़कर हमने कुछ साबित कर दिया था। अब हम सिर्फ गांव के साधारण किसान नहीं रह गए थे। उस रात कैंप फायर के आसपास किन फैंग ने हमें असल आंकड़े बताए। हमने 30 से ज्यादा चांद घुड़सवारों को मारा था, लेकिन हमने खुद 13 अनुभवी सैनिक और 39 नए रंगरूट खो दिए थे। दर्जनों और लोग बहुत बुरी तरह घायल थे। गावा कंधे पर पट्टी बांधे पीला पड़ा हुआ बैठा था। एर्गो ने अपनी तलवार अपने घुटनों पर रखी हुई थी और मान रहा था कि चांद घुड़सवार सच में बहुत खौफनाक थे। मैंने इस पूरी बात को बहुत ही सीधे शब्दों में खत्म किया। घुड़सवार सेना के खिलाफ पैदल सेना का पलड़ा हमेशा कमजोर होता है और हम सब तो बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी थे। ये हकीकत कि हम सब ने मिलकर उन्हें हरा दिया अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। किन फैंग ने बताया कि शाही सेना के नियमों के मुताबिक एक चांग सूबेदार को मारने पर 100 ताइल चांदी और 8वें दर्जे के टुकड़ी नेता के पद पर तरक्की मिलती है। उसने मुझे बताया कि अब वह पद मेरा था। अगली सुबह पूरा शिविर ट्रेनिंग मैदान में इकट्ठा हुआ। जिला गवर्नर चिन वानिंग वहां की सेना के कमांडर झाओ शान के साथ वहां पहुंचे। गवर्नर ने किन फैंग और मुझे आगे आने के लिए कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि क्या मैं ही वह आदमी हूं जिसने सिर्फ भाले के एक वार से सफेद भेड़िए कबीले के सूबेदार को मार गिराया था। मैंने पूरे आत्मविश्वास से हाँ कहा। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और मेरे इनाम की घोषणा कर दी, 100 ताइल चांदी और टुकड़ी के नेता का पद। तभी झाओ मांग भीड़ से बाहर निकल कर आया और उसने इस बात पर ऐतराज जताया। उसने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक नया रंगरूट किसी तीसरे दर्जे के योद्धा को मार सकता है। उसने इस बात का पक्का सबूत मांगा। झांग बेई ने तुरंत आगे आकर कसम खाई कि उसने शहर की दीवार से अपनी आंखों से ये सब देखा था। लेकिन कमांडर झाओ शांग, जो झाओ मांग का चाचा था, ने बहुत ही चालाकी से यह सुझाव दिया कि शायद लड़ाई की उस अफरा-तफरी में झांग बेई को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। उसने एक आसान से इम्तिहान का प्रस्ताव रखा। मुझे झाओ मांग से लड़ने दिया जाए। अगर मैं उसे हरा देता हूं तो मेरा दावा सच साबित हो जाएगा। झांग बेई ने मुझे एक तरफ खींचा और मुझे ये चुनौती स्वीकार न करने की चेतावनी दी। झाओ मांग 4थे दर्जे का ब्लड ची मार्शल आर्टिस्ट था, जो उस मारे गए सूबेदार से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने कहा कि मेरे जीतने का कोई मौका नहीं है। मैंने उसे चेतावनी देने के लिए शुक्रिया कहा। फिर मैं पलटकर गवर्नर की तरफ मुड़ा और ऐलान कर दिया कि मुझे ये चुनौती मंजूर है। झाओ मांग जोर से हंसा और बोला कि अगर मैं उसके 10 वार भी सह गया तो वह अपनी हार मान लेगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं उसे सिर्फ 3 वार में ही धूल चटा दूंगा। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और मेरी गर्दन पर वार करने के लिए मेरी तरफ झपटा। बहुत ही धीमी चाल। मैं आसानी से एक तरफ हट गया और उसके पीछे 2 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया। वह पलटा और उसने मेरी कमर पर वार किया। अभी भी बहुत धीमा। मैं बहुत ही आराम से पीछे हट गया। भीड़ गिनती गिनने लगी, 2 वार, और दोनों पूरी तरह से खाली गए। झाओ मांग अब हताश होने लगा था। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं भागना बंद करूं और एक असली मर्द की तरह लड़ूं। मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है।
मैंने जमीन पर जोर से पैर पटका, खुद को हवा में उछाला और अपने भाले को एक भारी हथौड़े की तरह घुमाते हुए सीधे उसके सिर पर दे मारा। उसने अपना बचाव करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। धातु से धातु टकराने की वह खौफनाक आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उस वार का असर इतना भयानक था कि झाओ मांग लड़खड़ाता हुआ 1 दर्जन कदम पीछे जा गिरा। हजारों सैनिक एकदम सन्न होकर यह सब देख रहे थे। झाओ मांग के हाथ कांप रहे थे। वह मुश्किल से अपनी तलवार पकड़ पा रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मैं पक्का 5वें दर्जे का ब्लड इग्निशन मार्शल आर्टिस्ट होऊंगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बकवास कर रहा था। उसने ध्यान दिया कि मेरे शरीर में ची ऊर्जा का कोई बहाव नहीं था और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ हूँ। मैंने बिना कोई समय बर्बाद किए उसकी इस बात को पकड़ लिया। मैंने कहा, हाँ, कुदरती तौर पर मिली अपार शक्ति। यह मेरे सिस्टम के राज को छिपाने के लिए एक बेहतरीन बहाना था। उसने गुस्से में पूछा कि मैं इतना तेज कैसे हूँ। मैंने कंधे उचकाए और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पहाड़ों में भेड़ियों और तेंदुओं के साथ दौड़ लगाते हुए बिताए हैं। जब तुम्हारे पीछे भेड़ियों का झुंड पड़ा हो तो तुम खुद ब खुद तेज भागना सीख जाते हो। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि मैं चिनपिंग काउंटी का बाघ मारने वाला हीरो हूँ। ये सुनते ही झाओ मांग के चेहरे के भाव बदल गए। लियांग प्रांत की सेना में शिकारियों की बहुत इज्जत की जाती थी। वे मजबूत, तेज नजर वाले और सख्त होते थे। इस बात से मेरी ताकत का राज खुल गया था, लेकिन उसका घमंड उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वह गुस्से से गुर्राया और एक तोप के गोले की तरह मेरी तरफ उछला। उसकी तलवार की नोक मेरी छाती का निशाना ले रही थी। मैंने अपने भाले को एक तरफ से घुमाया, उसके हाथों से उसकी तलवार को झटके से दूर गिराया और फिर उसके सीने पर एक जोरदार लात जड़ दी। वह हवा में 10 मीटर पीछे की तरफ उड़ा और धूल में जा गिरा। उसके उठने से पहले ही मैं उसके ऊपर खड़ा था। मेरे भाले की नोक उसके गले से बस 3 इंच की दूरी पर थी। उसने दांत पीसते हुए अपनी हार मान ली। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। हजारों सैनिक तालियां बजा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उन्होंने इससे पहले कभी किसी नए रंगरूट को कप्तान को हराते हुए नहीं देखा था। मैं पलटा और मंच की तरफ चलने लगा। तो गाइज ये वाला पार्ट तो यहीं खत्म होता है। आगे का पार्ट अगर मिलेगा तो उसे डब करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको ये सीरीज इंटरेस्टिंग लगी हो भाई देखो, लास्ट में तो मेरा हक बनता है ये कहने का कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना, ताकि ये स्टोरी उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें ऐसी स्टोरीज पसंद है। कि अब ज्यादा बोल दिया, चलो गुड बाय।